चलिए देखिए क्या क्या कर लिया था। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड मेटल ऑक्साइड एंड ऑक्सोकेटायन कैटलिस्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आइए मेन इंपॉर्टेंटली अब अपने को किस पे चलना है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन पे। एक ये क्वेश्चन जो दिए थे वो सॉल्व कर लिए थे। ठीक, चलिए अब हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस पे। देखिए जब भी हम कलर्ड आयंस के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो टोटल 4 तरह के सवाल बनते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर डी, क्या लिखती है, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर डी, लोअर एनर्जी डी इज एक्साइटेड टू कहां पे, हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल। द एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन करस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्सॉर्ब। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे बात करता हूं, व्हाइट लाइट आपने लिया, व्हाइट लाइट क्या होता है, मिक्सचर ऑफ लाइट होता है। अब मिक्सचर ऑफ लाइट है तो यहां पे ढंग से सुनना कि मान लो ये लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स हैं, ये अगर मैं आपसे बात करता हूं कि ये लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल है, ये लोअर डी है, और ये कौन सा है, ये हायर डी है। अगर इसके ऊपर वाला जस्ट मैं बात करता हूं तो ये कौन सा है, हायर डी है। अब मान लो अगर ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहां पे बैठा हुआ है, अब इस इलेक्ट्रॉन को मुझे यहां से यहां भेजना है, तो ऑब्वियस है सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इसको देनी पड़ेगी। अब क्या होता है कि व्हाइट लाइट एक मिक्सचर ऑफ लाइट है, जैसे ही एनर्जी इसको दोगे ये एनर्जी गेन करेगा और ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो बची हुई जो लाइट है, सारी लाइट तो खाएगा नहीं, कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट खा लेगा और खा के कहां चला जाएगा, ऊपर। जो बची हुई लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वही हमें क्या दिखाई देने लगती है, एज अ कलर के फॉर्म में। तो सवाल सबसे पहला तो ये पूछेगा कि एब्जॉर्ब लाइट आपको दिखती है या रिफ्लेक्टेड लाइट दिखती है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट दिखती है। अब सुनना जरा गौर से, एनसीईआरटी ने क्या कहा कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फ्रॉम लोअर डी टू हायर डी, तो उसके रिस्पेक्ट में the energy of excitation correspond to the frequency of light absorbed। सिंपल सी बात है, कह रहा है कि सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करेगा और अपर डी में चला जाएगा, बची हुई जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करने लगेगा, और जिसको रिफ्लेक्ट करेगा उसकी वजह से आपको कलर दिखने लगता है। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, अगली लाइन क्या लिखती है, द कलर ऑब्जर्व करस्पॉन्ड टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ लाइट एब्सॉर्ब। कह रहा है कि जो कलर आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है बी, बी और सी है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है डी। मान लो अगर इलेक्ट्रॉन ने कौन सी लाइट खाई, ए खाया, तो हमें दिखेगा कौन, बी। अगर मान लो हमें कौन सी लाइट खाई, सी खाई, तो हमें दिखेगा कौन, डी। मान लो डी खाई तो कौन सा दिखेगा, सी। मान लो बी खाई तो कौन सा दिखेगा, ए। तो वही लिखता है द कलर ऑब्जर्व, जो कलर ऑब्जर्व होता है करस्पॉन्ड टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन है, बी, सी का कौन है, डी, ई का कौन है, एफ। तो अगर ए खाओगे तो क्या दिखेगा, बी, सी खाओगे तो क्या दिखेगा, डी, ई खाओगे तो क्या दिखेगा, एफ, एफ खाओगे तो ई, डी खाओगे तो सी, बी खाओगे तो ए। समझ रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील आएगा ये कोऑर्डिनेशन के अंदर। तो वही लाइन एनसीईआरटी लिखती है कि जो कलर आपको ऑब्जर्व हो रहा है इज करस्पॉन्ड टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट एब्सॉर्ब, ऑफ द लाइट एब्सॉर्ब। मान लो अगर मैंने तुमसे कहा कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है बी, और इलेक्ट्रॉन ने ए वाली लाइट खाई है, तो दिखेगा कौन सा, बी वाला। अगर मैंने कहा मान लो सी का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है डी, मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन ने डी खाया है तो दिखेगा कौन सा, बोलो जल्द, सी। तो समझ रहा हूं मेरी बात को, तो वही लाइन लिखती है द कलर ऑब्जर्व, जो कलर ऑब्जर्व हो रहा है करस्पॉन्ड टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। जो लाइट एब्जॉर्ब की गई है उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा जो आपको दिखेगा। मतलब कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट्री कलर बी है तो कौन दिखेगा, ए खाने पे बी दिखेगा, बी खाने पे ए दिखेगा। सी अगर खा के जा रहा है तो डी दिखेगा,
डी अगर खा के जा रहा है तो सी दिखेगा। यही बात एनसीईआरटी कहना चाहती है। आगे क्या लिखती है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्सॉर्ब इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ लिगेंड। अब वो कैसी लाइट खाएगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये नेचर ऑफ लिगेंड डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? नेचर ऑफ लिगेंड। ये बात और डेप्थ में समझ में आएगी कोऑर्डिनेशन के अंदर। अभी के लिए समझिए कि नंबर एंड नेचर ऑफ लिगेंड जो होते हैं वो कलर डिसाइड करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। कैसे करते हैं ये बात जब लिगेंड आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील आएगा तो वहां पे आपको जरूर समझ में आएगा। अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्सॉर्ब इज डिटरमाइंड बाय नेचर ऑफ लिगेंड। जो कौन सी लाइट कौन एब्सॉर्ब करेगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये नेचर ऑफ लिगेंड डिसाइड करेगा या नंबर ऑफ लिगेंड मतलब दिखाएगा आपको। ठीक है। अगर अगली बात करें इन एक्वस सॉल्यूशन, अब बात आती है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कौन लिगेंड की तरह काम करता है। तो जब आप पानी के अंदर जाते हैं जहां पे कौन होता है? वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो देखो लिगेंड क्या होते हैं? जो आप ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफाइल पढ़ रहे हो वही इनऑर्गेनिक में आप क्या पढ़ रहे हो? लिगेंड। समझ रहे हो? तो अब जैसे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, बड़ी सिंपल सी बात है भाई, कि ये मान लो हमने क्या कहा, ये मान लो हमने कहा कि ये वाटर है। अब वाटर के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। और लोन पेयर है तो ये क्या डोनेट कर सकता है या नहीं डोनेट कर सकता है? तो हर वो स्पीसीज जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है उसको हम कहते हैं लिगेंड। अगर मान लो जैसे Cl माइनस है तो Cl माइनस में क्या डोनेट करेगा? माइनस। तो माइनस डोनेट करेगा तो वो किसकी तरह काम करेगा? लिगेंड की तरह। तो याद रखिएगा क्या बोलता है? इन एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी के अंदर वेयर द वाटर मॉलिक्यूल आर द लिगेंड। ये क्या होते हैं? लिगेंड। लिगेंड वो होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। समझ रहे हो? अब देने के लिए अपना लोन पेयर ये दे सकता है। Cl माइनस आ गया तो वो अपना नेगेटिव चार्ज देगा। हाँ या ना? तो अगर हम बात करें, कह रहा है कि पानी के अंदर कैसे कलर आ रहा है, आपने कहा कि नंबर एंड नेचर ऑफ लिगेंड कलर डिसाइड करने में हमारी मदद करते हैं। तो पानी के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कोई कलर्ड कैसे होता है? तो मैं कहूंगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जहां पे पानी का मॉलिक्यूल है यानी वाटर का मॉलिक्यूल है वो लिगेंड की तरह काम करता है एंड द कलर ऑफ द आयंस इज ऑब्जर्व। अगली लाइन लिखती है कि इसीलिए कलर ऑफ आयन देखने को मिलता है। जैसे ट्रांजिशन मेटल का आयन आपने उठाया, उसको आपने पानी में डाला। अब पानी में डाला तो सर हमें कलर कैसे दिख रहा है? सिंपल सी बात है, पानी के अंदर जो पानी है वो किसकी तरह काम कर रहा है? लिगेंड। और नंबर एंड नेचर ऑफ लिगेंड क्या डिसाइड करने में हमारी मदद करते हैं? कलर। तो इसको हेडिंग लगाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे, पहली लाइन तो यही लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील में, कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील में यही फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, उसमें लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील में, कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील में, कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील में, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील में जो लाइट खाई जाती है, जो लाइट एब्जॉर्ब होती है, जो लाइट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होती है, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कलर, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होता है और हमें कलर विजिबल होता है, और हमें कलर विजिबल होता है, और हमें कलर विजिबल होता है, और हमें कलर विजिबल होता है। अगली बात लिखेंगे आप लोग, नंबर एंड नेचर ऑफ लिगेंड, नंबर एंड नेचर ऑफ लिगेंड नंबर एंड नेचर ऑफ लिगेंड कलर पर फर्क डालते हैं। कलर पर फर्क डालते हैं। अब देखो हमारे सिलेबस के अंदर अगर मैं आपसे बात करता हूं तो देखो हमारे सिलेबस के अंदर अगर हम बात करें तो कलर के ऊपर जब भी सवाल पूछा जाता है तो तीन मुख्य वजहें होती हैं। पहली कौन कौन सी वजह होती है? तो ये पूरी इनऑर्गेनिक की मैं बात कर रहा हूं।
एक होता है होमोल्यूमो ट्रांजिशन। पहला क्या होता है? होमोल्यूमो ट्रांजिशन, जो एमओटी में अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दूसरा होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। और तीसरा क्या होता है? डी डी ट्रांजिशन या एफ एफ ट्रांजिशन। क्या होता है? डी डी ट्रांजिशन या एफ एफ ट्रांजिशन। अब जनरली अगर हम बात करें आयंस के लिए हम बात करते हैं तो वो इसी के बेसिस पे करते हैं। अब बात आती है होमोल्यूमो ट्रांजिशन की वजह से, थोड़ा सा पुराना है लेकिन मैं एक साथ रिकॉल करवा के एक जगह लिखवा देता हूं। होमोल्यूमो ट्रांजिशन मतलब कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो व्हाइट लाइट चाहिए होगी। व्हाइट लाइट खाएगा, आगे जाएगा, बची हुई लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, कलर आ जाएगा। इसकी वजह से जो हेलोजन्स होते हैं वो क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। तो पहला सवाल आपसे जो बनेगा कलर के ऊपर वो ये बनेगा कि हेलोजन्स आर कलर्ड ड्यू टू होमोल्यूमो ट्रांजिशन। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है? तो F2 कैसा हमें दिखता है? तो F2 दिखता है पेल येलो दिखता है। कैसा दिखता है? पेल येलो दिखता है। अगर हम बात करें कि Cl2 कैसा दिखता है तो ग्रीनिश येलो दिखता है। कैसा दिखता है? ग्रीनिश येलो। ठीक है, ये कैसा दिखता है? ग्रीनिश येलो। अब इसके बाद ये पी ब्लॉक के अंदर क्लास 12th में लिखा हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें कि Br2 कैसा दिखता है तो ये रेड ब्राउन कलर का दिखता है। कैसा दिखता है? रेड ब्राउन। और वहीं I2 कैसा दिखता है तो वॉयलेट कलर का दिखता है। किस कलर का दिखता है? वॉयलेट। तो पहली चीज अगर हम बात करें होमोल्यूमो ट्रांजिशन की वजह से कौन कलर्ड है तो जवाब है हेलोजन्स। हेलोजन्स छोड़ दो अभी। अगर हम बात करें कौन यहाँ पे चार्ज है, सॉरी कौन यहाँ पे कलर दिखा रहा है, दैट इज हेलोजन। अब दूसरा सवाल कि एलएमसीटी की वजह से कौन कौन चार्ज होता है? टोटल 3 के बारे में आपसे जब भी सवाल करेगा पहला कौन सा होता है? KMnO4। पहला कौन सा होता है? KMnO4। KMnO4 जो होता है ये किस कलर का होता है? पर्पल कलर का। किस कलर का? पर्पल। तो अगर सवाल पूछा जाए कि बताओ हेलोजन किसकी वजह से चार्ज है तो आंसर क्या जाएगा? होमोल्यूमो। अगर ये पूछा जाए KMnO4 किसकी वजह से कलर्ड है तो ये मुझे बता, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अगर मान लीजिए आपसे ये कह दिया कि K2Cr2O7, ये बताइए K2Cr2O7 किसकी वजह से कलर्ड है तो अगेन इसका भी आंसर क्या होगा? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या होगा? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अगर मान लीजिए आपसे यहाँ पे क्या बोल देता है, अगर हम बात करें कि K2CrO4 लिख देता है, क्या लिख देता है? K2CrO4, ये बताइए किसकी वजह से चार्ज कलर होता है? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। हो सकता है कि वो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ना लिख के क्या लिखे? सिर्फ चार्ज ट्रांसफर। आगे अगर हम बात करते हैं कि सर डीडी ट्रांजिशन या एफएफ ट्रांजिशन, सिंपल सी बात है, डीडी ट्रांजिशन कराने के लिए डी में क्या होना जरूरी है? इलेक्ट्रॉन। यानी अगर मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, या तो सारे पेयर्ड है या तो डी एकदम खाली है, तो क्या कोई ट्रांजिशन होगा? हाँ या ना, बस इतना बताना। नहीं होगा। सर सिंपल सी बात है, डीडी ट्रांजिशन या एफएफ ट्रांजिशन हमें तब देखने को मिलेगा जब डी के अंदर इलेक्ट्रॉन हो या एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन हो। कैसा हो? या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसा हो? अनपेयर। कलर कब नहीं विजिबल होगा? या तो वो डी 0 हो या तो डी 10 हो, एफ 0 हो या एफ 14 हो। तो यहां पे अगर हम तुमसे बात करते हैं कि डीडी ट्रांजिशन की वजह से कौन कौन कलर्ड होता है, तो अगर हम बात करें एक्सेप्ट 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 कौन? बोलो बोलो। एक्सेप्ट D0 और D10, एक्सेप्ट D0 एंड D10, ऑल आर कलर्ड, ऑल आर कलर्ड, ऑल आर कलर्ड। सारे के सारे क्या होते हैं? बोलो जल्दी। कलर। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें एफ ट्रांजिशन की वजह से तो एक्सेप्ट, क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी। एक्सेप्ट F0 एंड बोलो बोलो F40। ठीक है। ऑल आर कलर्ड। ऑल आर कलर्ड क्यों नहीं लिख रहे? मैं नहीं लिखूंगा। एक पॉइंट याद रखिएगा, एम्स में, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, इस बार टेस्ट में आ गया था सवाल और चारों खाने चित हो गए थे लोग। GD+3 लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? GD+3। GD+3 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? F7 होता है। क्या होता है? F7। और F7 होने के कारण इसके पास क्या होता है? हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन। क्या होता है? हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन। और हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन कैसा होता है? स्टेबल कन्फ्यूग्रेशन। इसी वजह से यहां कोई ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलता है। और GD+3 जो होता है, GD+3 जो होता है जिसमें F7 कन्फ्यूग्रेशन है, ये कैसा दिखाई देता है? कलरलेस। कैसा दिखाई देता है? कलरलेस। हालांकि इसके पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पे स्टेबल कन्फ्यूग्रेशन होने की वजह से नो ट्रांजिशन और हेंस इट विल बी व्हाट? कलरलेस। ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये कैसा होता है?
कलरलेस होता है। ठीक है, कि GD+3 जो है F7 है, इसके अंदर 7 अनपेयर्ड है, लेकिन चूंकि हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन है, जिसे अपन और क्या बोल सकते हैं, स्टेबल कन्फ्यूग्रेशन। क्या बोल सकते हैं, स्टेबल कन्फ्यूग्रेशन। क्या बोल सकते हैं, स्टेबल कन्फ्यूग्रेशन। अगर हम बात करें GD+3 F7 होता है, जो कि हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड होने की वजह से स्टेबल कन्फ्यूग्रेशन है, और स्टेबल कन्फ्यूग्रेशन होने की वजह से नो FF ट्रांजिशन, हेंस ये कैसा होता है, कलरलेस। नहीं तो F0 और F14 वाले कैसे होंगे, सॉरी F0 और F14 वाले कैसे होंगे, कलरलेस। और अगर हम बात करें D0 और D10 वाले कैसे होंगे, कलरलेस। एनसीईआरटी का जब आप टेबल देखेंगे, टेबल कौन सा वाला, तो टेबल में पहले आपको दिखा देता हूं, ये वाला देखिए टेबल, ये वाला जब आप देखेंगे तो यहाँ पे कलर दिया गया है, कलर आपको याद करना है, मतलब इसमें कोई ऐसा तरीका नहीं होता है। ठीक है, अगर होता होगा तो मेरे पास नहीं है। अगर मैं तुमसे बात करूं एनसीईआरटी की जो 3 मुख्य बातें हैं, कि भैया देखो स्कैंडियम+3 जो है ये कैसा होता है आपका, कलरलेस। और दूसरी बात क्या लिखती है, टाइटेनियम 4+ कैसा है, कलरलेस। और वहीं तीसरी बात क्या लिखती है, जिंक+2 कैसा है, कलरलेस। सवाल ये उठता है कि क्यों है, तो ऑब्वियस है इनके अंदर कितना पाया जाता है, D0, इनके अंदर D0 और इनके अंदर D10। समझ रहे हो मेरी बात को, इस वजह से ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। अगला यहाँ पे लेंथेनॉइड्स आयन हैविंग 4F0, मतलब लेंथेनॉइड में अगर हम बात करें तो 4F, लेंथेनॉइड बोले तो F ब्लॉक की पहली सीरीज। ठीक है, 4F0 4F14 आर कलरलेस। जो 4F0 वाले हैं और 4F14 वाले हैं ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। क्यों, क्योंकि FF ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ एक और एड ऑन करके याद रख लेना, कौन सा, GD+3। कौन सा, GD+3। ठीक है, एक और याद कर लेना। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि सर ये बताइए F0 कहां देखने को मिलता है, तो F0 देखने को मिलता है La+3 में। कहां देखने को मिलता है, La+3। 14 कहां देखने को मिलता है, तो Lu+3 में देखने को मिलता है। तो La+3, Lu+3 एंड GD+3। ठीक है, ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। अगर हम बात करें लेंथेनॉइड आयंस एब्सॉर्ब विजिबल रीजन ऑफ लाइट एंड अंडरगोज, कहां जाते हैं बोलो जल्दी, FF ट्रांजिशन, हेंस एग्जिबिट द कलर। किसकी वजह से, एक होता है होमोल्यूमो, एक है LMCT, और एक कौन सा है बोलो जल्दी, DD या FF ट्रांजिशन। इसकी वजह से पूरे एंटायर केमिस्ट्री के अंदर क्या आया है, कलर आया है, सबसे पहली चीज। और कलर हमेशा किसकी वजह से, कौन सा, एब्जॉर्ब दिखता है या रिफ्लेक्टेड दिखता है, रिफ्लेक्टेड दिखता है। क्या ये बात समझ में आई, तो ये बात होती है किसकी, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस की। अब सवाल आया, सवाल पहला बताइए, पढ़िए और आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। सवाल आया कि इनमें से बताइए कौन सा कलरलेस है, आंसर क्या आएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या बन गया, D10, और यहां पे क्या हो गया, D0। समझ रहा है मेरी बात को, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये बताइए सवाल, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द आयंस कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। कॉपी पेन उठा लो, थोड़ा सा रफ पे भी वर्क करो, कन्फ्यूग्रेशन लिखो और बताओ। क्या होगा, गलत है आंसर। 1 वालों का भी, अरे यार बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अभी सवाल कराया तुमको, बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द आयंस आर कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। स्कैंडियम+3 आ गया, मतलब ये क्या हो गया, D0 कलरलेस। स्कैंडियम+3 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, D0 कलरलेस। उसने सवाल बोथ के लिए पूछ रखा है, तो बोथ तो नहीं होंगे, ये नहीं, यहाँ पे दोनों तो नहीं है। अब इधर आ जाओ, टाइटेनियम 3+ स्कैंडियम टाइटेनियम। अब टाइटेनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, D कितना हो जाएगा, 2, और S कितना हो जाएगा, S कितना हो जाएगा, 2। तो 2 में से एक, 2 इलेक्ट्रॉन आपने गायब किया और D में से 1 इलेक्ट्रॉन गायब किया, फिर भी ये क्या बन गया, D1। तो ये क्या कैसा हो जाएगा बताइए जरा, कलरलेस हो जाएगा, कलर्ड हो जाए। Ni2 का मतलब क्या हो जाता है, D8, यानी ये भी कैसा हो जाएगा, कलर्ड। आंसर हो जाएगा सेकेंड। सर यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, Cu+, कल ही तो बताया था भाई D10 होता है, और D10 होता है तो ये कैसा पूछा हुआ है कि दोनों कलर्ड कहां पे होंगे,
तो दोनों आयंस कलर्ड होंगे सेकेंड नंबर में। नेक्स्ट सवाल पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्या हो जाएगा, स्कैंडियम +3, ठीक है, क्या हो गया D0, आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल तो अब खत्म हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन के अंदर, आप याद रखिएगा बेटा, यहां से लेके पूरे कोऑर्डिनेशन तक मैंने समेट के मोटी से शुरू किया है, कोऑर्डिनेशन तक कलर के जितने सवाल पूछे जा सकते हैं वो इस पेज में है। सवाल ये है कि होमोल्यूमो ट्रांजिशन की वजह से कौन कलर्ड है, तो हेलोजेंस, हेलोजेंस का कलर पूछा जा सकता है। दूसरा अगर हम बात करें LMCT की वजह से, तो KMnO4, K2Cr2O7 एंड K2Cro4। अच्छा, इसकी DD ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशन में एक बात और याद रखिएगा, DD ट्रांजिशन की जब वो बात करेगा तो K2MnO4, याद आया कि नहीं याद आया, K2MnO4 याद आया कि नहीं याद आया। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसलिए इसको ढंग से याद रखिएगा, ये जेईई मेंस में पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो जेईई मेंस के अंदर ये सवाल पूछा गया है, वो दिन दूर नहीं कि वो नीट के अंदर पूछ ले। नीट में अभी तक जो पूछा गया है वो KMnO4 को पूछा गया है, ठीक है, और इनको पूछा गया है। लेकिन आप याद रखिएगा DD ट्रांजिशन या FF ट्रांजिशन की वजह से ये वाला सवाल एम्स के अंदर पूछा गया है कि जनरली हम क्या सोचते हैं F0 और F14 वाले कैसे होते हैं, कलरलेस। लेकिन आप याद रखिएगा F7 होने की वजह से, स्टेबल हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन होने की वजह से अचानक से पता नहीं क्यों जो GD के अंदर देखा गया है, यहाँ FF ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलता है। इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है, कलरलेस। कैसा बोला जाता है, कलरलेस। तो ये बात आप याद रखिएगा, बाकी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बात खत्म करने के बाद, हाँ हाँ, ऑल आर कलर्ड एक्सेप्ट D0 एंड D10, ऑल आर कलर्ड। ये कहां पे, D0 और D10 के अलावा जितने हैं वो सब कलर्ड हैं। D5 में नहीं देखने को मिलता है भाई। अब नहीं 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 नहीं, बात वो नहीं है, DD का गैप इतना कम है कि वहां इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आसान होता है। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर हम बात करें FF का गैप इतना कम नहीं होता है, तो FF में स्प्लिटिंग पहली चीज तो अभी तक ऑब्जर्व नहीं की गई है। हमने जो ऑब्जर्वेशन पढ़ा है वो किसके लिए पढ़ा है, डी के लिए, समझ रहे हो। इसलिए इसमें बहुत कुछ कह पाना बड़ा इजी नहीं है, एनसीईआरटी ने ये बात नहीं लिखा है, ठीक है। ये तो एम्स के पेपर में आ गया था, आपके भी पेपर में इस बार आ गया था। आप लोगों ने अगर पेपर दिया हो तो दिया ही नहीं होगा, डिंपल भाभी केस करने चली गई होंगी ऑनलाइन। इधर आओ, BS सर को बोला था केस कर दूंगा। क्या बोला, क्या था, हाँ? अपवाद। क्या क्या बोला, क्या था, वो तो बता रहे थे कल कि सर बैच 1 का एक बच्चा है, मैंने उसका नाम ले लिया, कहता है सर मैं आप पे केस कर दूंगा। आई, बोलिए, हाँ, अच्छा, अच्छा, केस करेगा मास्टर पे। इधर आओ, सुनो। अब हम आते हैं आगे बात करते हैं, देखो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, एटॉमिक साइज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, डेंसिटी, आईपी, एसआरपी, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड एंड एलॉय फॉर्मेशन। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अब कैसे रिलेटेड है, मैं आपको एक बात दिखा देता हूं कैसे रिलेटेड है। जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर एक ग्राफ दिया गया है, सॉरी, एनसीईआरटी के अंदर अगर हम बात करें तो एक ग्राफ दिया गया है, ये देखो, यहाँ पे सब लाइन से लिखा हुआ है, सब लाइन से लिखा हुआ है। अगर आप ढंग से देखेंगे तो यहाँ पे सब एनसीईआरटी के अंदर आप देखेंगे तो लाइन से लिखा हुआ है। अब एक चीज समझेंगे, दूसरी आपके लिए इजी बनती जाएगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन क्या होता है, मान लो n-1 d 1 से लेके 10 और ns 1 से लेके 2। अगर 3d है तो क्या बनेगा, 4s बनेगा। अगर 4d है तो क्या बनेगा, 5s। और अगर 6d है तो क्या बनेगा, बोलो जल्दी, या 5d है तो क्या बनेगा, यहाँ पे 5d है तो क्या बनेगा, बोलो जल्दी, 6s। और अगर 6d है तो क्या बनेगा, 7s। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो ये आपका यहाँ पे बनेगा। अब आपको पता है, मैंने पहले बता रखा है कि देखो 3D के अंदर क्या एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन पढ़ा चुका हूं, और कहां पढ़ा चुका हूं, पीरियोडिक टेबल। तो 3D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता, D4 और D9। और अगर हम बात करें 4D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता, D3, D6, D9, ठीक है। अगर हम बात करें 5D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता, D8। और अगर हम बात करें 6D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता, D9।
समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर हम तुमसे बात करते हैं यहाँ पे देखना इनकी जगह कौन रिपीट करता है, तो सर D5 या D10, क्या रिपीट करता है, D5 या D10। और जब मैंने इनकी बात की थी तो मैंने एक और एलिमेंट की बात की थी जिसका एटॉमिक नंबर 46 होता है, पैलेडियम, जो होता है डज नॉट फॉलो दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। समझ रहे हो? क्योंकि वो होता कौन से पीरियड का है, यहाँ पे 5th पीरियड का, और 5th पीरियड का होने की वजह से कन्फ्यूग्रेशन क्या बनना चाहिए था, यहाँ पे क्या बनना चाहिए था, 4D 1 से लेके 10 और 5S 1 से लेके 2। लेकिन पैलाडियम के केस में बनता क्या है कन्फ्यूग्रेशन, तो पैलाडियम के केस में क्या बनेगा, बोलो जल्दी, क्रेप्टॉन, क्रेप्टॉन ही आएगा ना भाई। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4D10, क्या आ जाएगा 4D10 5S0। समझ रहे हो? तो ये पैलाडियम के केस में याद रखेंगे, ठीक है। तो पैलाडियम के केस में बाकी जो है ये सब कुछ कराया हुआ है, ये आप जाइए अपना खोलिए नोट्स और वापस देखिए, नहीं है नोट्स तो मैंने भेज रखा है नोट्स, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप में डाल दिया था, उसमें सब लिखा हुआ है एकदम नीट एंड क्लीन। आगे अगर हम बात करते हैं, सवाल है to which of the following series the transition element from Z is equal to 39 to Z is equal to 48 belongs? क्या हो जाएगा 4D सीरीज। अगर आपको पता है 21 से लेके 30 तक लिखता तो क्या हो जाता 3D। अगर हम बात करें कि 39 से 48 लिखता तो 4D। अगर मान लीजिए 57 अचानक से गैप आएगा, फिर 71 से 71 नहीं 72 से 80, ये क्या हो गया 5D। पक्की बात है, बोलो हाँ है ना। ऐसे ही अगर हम आगे बात करें तो कितना होता है 87, उसके बाद कितना हो जाता है 104 से 112, ये क्या हो जाता है 6D हो जाता है, ठीक है। सवाल ये पूछा कि 39 से लेके 48 तक कौन सी सीरीज से बिलोंग करते हैं, 4D सीरीज से। आंसर क्या हो जाएगा 4D सीरीज। अगला सवाल ये है विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा नहीं नहीं ये अभी नहीं, ये छोड़ो। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सवाल अगला है कि बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अच्छा नीचे वाले सवाल आ गए। चलिए आइए पहले हम साइज की बात कर लेते हैं। देखिए साइज में दो तरह की बातें लिखी हुई है। पहली बात क्या लिखी हुई है, पहला अगर आप देखोगे तो ये ग्राफ दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है। अब ढंग से सुनना है, हालांकि मैंने साइज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तुम कॉपी खोलोगे तुमको सब कुछ दिख जाएगा। सुनना जरा गौर से। यहाँ पे अगर हम बात करें साइज में, अगर तुम देखोगे तो क्रोमियम और मैग्नीज को देखो यहाँ पे ढंग से। जब मेटेलिक और आयनिक रेडियाई की आप बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मेटेलिक और आयनिक। आप मेटेलिक और आयनिक रेडियाई को देखते हैं तो यहाँ पे कौन बड़ा हुआ नजर आता है, बोलो जल्दी, 129 किसका दिख रहा है, क्रोमियम, और मैग्नीज का कितना दिख रहा है 137, यानी बड़ा रेडियस किसका नजर आ रहा है, मैग्नीज का। मैग्नीज का कितना नजर आ रहा है, ठीक है 137। अब अगर हम बात करें, लेकिन जब आप कोवेलेंट रेडियस देखेंगे तो ये देखो, ये क्रोमियम का दिखा रखा है और ये किसका दिखा रखा है, मैग्नीज का। अब बताओ ज्यादा किसका दिखा रखा है, बताना जरा, क्रोमियम का ज्यादा दिखा रखा है। मतलब कॉमन रेडियस की जब आप बात कर रहे हो, दैट इज आपका टेबल में जो दिया गया है, इसमें पता चल रहा है कि क्रोमियम बड़ा है किससे, मैग्नीज से। किससे बड़ा है, मैग्नीज से। अरे हाँ ना बोलो। अब इसके पीछे रीजन मैंने बताया था, क्या रीजन बताया था कि भाई देख ये बड़ा है क्योंकि ये क्या है D5, और D5 और 4S2 है ना। अब उसकी वजह से इसके पास क्या आ गया, घमंड आ गया। घमंड आ गया तो आस पड़ोस वालों से कम बॉन्डिंग करेगा, मतलब रेडियस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेबल कन्फ्यूग्रेशन होने की वजह से, स्टेबल कन्फ्यूग्रेशन होने की वजह से ये क्या करता है, लेस बॉन्डिंग करता है, ठीक है। लेस बॉन्डिंग, किससे लेस बॉन्डिंग करता है, अपने आसपास वाले मेटेलिक जो Mn है, ठीक है। अगर आजू वाला MnD5 है तो बाजू वाला MnD5 है, नीचे वाला MnD5 है, ऊपर वाला MnD5 है, तो उनसे क्या करता है, कहता है अब सब एक ही घमंड में है। वो सोचता है हम क्यों करने जाए, ये सोचता है हम क्यों करने जाए, ऊपर वाला सोचता है हम क्यों करने जाए, नीचे वाला सोचता है हम क्यों करने जाए। नहीं करने जाओगे तो मेटल्स के अंदर डिस्टेंस बढ़ जाएगी, रेडियस बढ़ गया। लेकिन कोवेलेंट में मेटेलिक रेडियस तो देख नहीं रहे हो। अब यहाँ घमंड जैसी कोई बात है नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज घटता पाओगे। आप यहाँ देखो, स्कैंडियम सबसे बड़ा, देन टाइटेनियम, देन क्रोमियम, देन मैग्नीज, देन कोबाल्ट, यहाँ पे Mn, उसके बाद से कौन है, आयरन, कोबाल्ट, निकल। इनका ऑलमोस्ट दोनों जगह सेम है। इनका दोनों जगह क्या होता है, बोलो जल्दी, सेम। अब चाहे ऊपर हो और चाहे नीचे हो, आप ऊपर भी देखोगे तो इनका ऑलमोस्ट क्या आएगा, सेम, और नीचे भी क्या आएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेम आएगा, ठीक है। तो फेकोनी की साइज क्या होती है, बराबर होती है। अब इस साइज फैक्टर की वजह से क्या होता है,
जनरली क्या होता है एलॉय, अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो एलॉय के अंदर आपको समझ में आएगा कि जनरली इनका साइज डिफरेंस जो होता है ना वो सेम होता है। ठीक है, पहली चीज सुनो ये कि स्कैंडियम से लेके अगर आप जिंक तक देखेंगे तो ओवरऑल साइज क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। स्कैंडियम से ओवरऑल साइज कहां तक डिक्रीज कर रही है, जिंक तक। इसके पीछे कारण पूछेगा कि ऐसा क्या कारण है कि स्कैंडियम से जिंक तक की साइज जो है वो डिक्रीज कर रही है। तो सुनिए जरा गौर से, अगर मैं आपसे बात करूं कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक साइज क्या कर रही है, साइज डिक्रीज कर रही है। स्कैंडियम से लेके जिंक तक साइज क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अब साइज डिक्रीज करने के पीछे रीजन क्या है सर, साइज डिक्रीजेस क्यों सर, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि स्कैंडियम से जिंक पे जाने पे कौन बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। कौन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। अच्छा, डी इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कैसा होता है बताना जरा, पुअर। जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला बोलना, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। क्या होता है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अगर मान लो सिग्मा क्या हो गया, पुअर हो गया, सिग्मा क्या हो गया बोलो जल्दी, पुअर, तो जेड इफेक्टिव कैसा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी कि आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या करेगा बेटा बोलो, जब बढ़ेगा, साइज क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट। तो डी इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन आता है उसको क्या नाम देते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या नाम देते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या नाम देते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। भूल गए हो तो मैं याद दिला देना चाहता हूं, देखो कॉन्ट्रैक्शन तीन तरह के होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के। याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्शन कितने तरह के होते हैं, टोटल केमिस्ट्री में तीन। कॉन्ट्रैक्शन तीन तरह के होते हैं। पहला कौन सा होता है, ट्रांजिशन। पहला कौन सा होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। पहला कौन सा होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा कौन सा होता है, लेंथेनॉइड। कौन सा होता है, लेंथेनॉइड। कौन सा होता है, लेंथेनॉइड। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन होता है लेंथेनॉइड। तीसरा कौन सा होता है, एक्टेनॉइड। कौन सा होता है, एक्टेनॉइड। ठीक है, तो एक होता है कौन सा आपका, तो एक होता है आपका ट्रांजिशन, एक कौन सा होता है लेंथेनॉइड, एक कौन सा होता है एक्टेनॉइड। वजह पूछेगा कि वजह बताइए क्या क्या है, तो इसके लिए वजह है 3D इलेक्ट्रॉन्स। कौन है, 3D इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए वजह पूछेगा 4f इलेक्ट्रॉन्स। कौन होते हैं, 4f इलेक्ट्रॉन। एक्टेनॉइड्स के लिए पूछेगा 5f इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, 5f इलेक्ट्रॉन। एक के लिए 3D इलेक्ट्रॉन, एक के लिए 4f इलेक्ट्रॉन और एक के लिए 5f इलेक्ट्रॉन। दूसरा सवाल पूछेगा कि इन तीनों कॉन्ट्रैक्शन में सबसे बढ़िया कॉन्ट्रैक्शन बताइए, तो सबसे बढ़िया कौन सा होता है, एक्टेनॉइड। कौन सा होता है, एक्टेनॉइड। दूसरा क्या होता है, लेंथेनॉइड। क्या होता है, लेंथेनॉइड। क्या होता है, लेंथेनॉइड। और तीसरा बताइए ट्रांजिशन। सबसे मैग्नीट्यूड वाइज सबसे तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन एक्टेनॉइड, देन लेंथेनॉइड, देन कौन सा होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। पहला कौन सा है, एक्टेनॉइड, लेंथेनॉइड, ट्रांजिशन। कौन कौन सा, एक्टेनॉइड, लेंथेनॉइड, ट्रांजिशन। एक्टेनॉइड के पीछे वजह क्या है, 5f इलेक्ट्रॉन। लेंथेनॉइड के पीछे, ट्रांजिशन के पीछे, सवाल ये आया कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक साइज डिक्रीज कर रही है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। कौन से डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, 3D इलेक्ट्रॉन। तो क्या कॉज करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन कौन सा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट में साइज की बड़ी सिमिलरिटी होती है, इसीलिए ये लोग मरकरी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अलॉय बनाते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर साइज की बड़ी सिमिलरिटी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर हम बात करें स्कैंडियम से लेके ओवरऑल जिंक तक साइज की बड़ी हद तक सिमिलरिटी देखने को मिलती है, और ऊपर से नीचे भी देखने को मिलती है। अब ऊपर से नीचे कैसे देखने को मिलती है वो भी बताता हूं, सुनना। लेफ्ट टू राइट जाने पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। अब ऊपर से जब नीचे आते हो, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम में क्या देखने को मिलता है आपको, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो देखो ये क्या है, 3D है, ये क्या है, 4D है, ये क्या है, 5D है। अगर 5D है इसका मतलब यहां पे क्या आएगा बोलो जल्दी, 4f आएगा। आएगा या नहीं आएगा, अरे यार सिंपल सी बात है, 6s बनेगा, 6p बनेगा, क्या बनेगा, n-1d और n-2f। और f की शुरुआत कहां से होती है बताना जरा, 4f से। तो एक बात मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे बात करूं, ये रहा 4f, तो सुनना जरा गौर से कि यहाँ पे 3D है, ये 4D और ये 5D है, तो 5D में क्या एक्स्ट्रा ऐड हो गया, 4f इलेक्ट्रॉन। अब 4f इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा बोलो जल्दी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन,
लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या देखने को मिलेगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, सुनना जरा गौर से, अगर हम साइज की बात करते हैं तो कौन बड़ा है, 3D से बड़ा कौन होता है, 4D। 3D से बड़ा कौन होता है, 4D। 3D से बड़ा कौन होता है बताना जरा, 4D। 3D से बड़ा होता है 4D। लेकिन 4D और 5D में साइज की ऑलमोस्ट क्या आ जाती है, सिमिलरिटी। अब इसके पीछे वजह कौन सी रेस्पॉन्सिबल है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कौन रेस्पॉन्सिबल है बताना जरा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहां पे 4D और 5D की साइज ऑलमोस्ट बराबर होने के पीछे रीजन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन एक्सेप्ट कहां नहीं लगता है, ये कहां नहीं लगता है, तो थर्ड बी। कहां पे नहीं लगता है, थर्ड बी। सेकंड से बड़ा ईयर से बड़ा लाएंगे, सेकंड ईयर लाएंगे, सेकंड ईयर लाएंगे, क्या एसी आगे आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ईयर में अगर प्रॉब्लम हम बोले क्या हो गया, कि भाई देखो लेंथेनम का जब एटॉमिक नंबर तुम लिखोगे ना, तो लेंथेनम में क्या पाया जाता है बताना जरा, 4f। एफ इलेक्ट्रॉन कितना पाया जाता है, 0। अब क्योंकि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का, तो एफ के एक भी इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते हैं। इसीलिए पहले ग्रुप में जो होता है, थर्ड ग्रुप में जो सेकेंड ईयर लाएंगे, तो यहां कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं देखने को मिला। सुनो, कॉन्ट्रैक्शन की वजह क्या है, एफ इलेक्ट्रॉन। अब एफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हो गए, 0। तो क्या एक बात बताइए मुझे आप सोच के, 4D और 5D एक बराबर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो जवाब है नहीं हो पाएंगे। तो सर यहां कौन सा फैक्टर लग रहा है, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है। नंबर ऑफ शेल 3D 4D से 5D जाने पे बढ़ रहा है, तो साइज क्या करेगी, बढ़ेगी। अच्छा यहां पे भी तो वही हो रहा है, लेकिन साथ में और क्या हो रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो डी ब्लॉक एलिमेंट चाहे हॉरिजॉन्टली चाहे वर्टिकली साइज में बहुत सिमिलरिटी शो करते हैं। क्या बोला मैंने, डी ब्लॉक एलिमेंट चाहे हॉरिजॉन्टली चाहे वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली के पीछे रीजन क्या है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और वर्टिकली के पीछे रीजन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये बात अभी नहीं, पीरियोडिक टेबल से बोलता आ रहा हूं, तो कॉपी के अंदर लिख लो, लिख लो। अच्छा एक काम करो, पेज छोड़ लो यार, तुम लोग पहले देख लो कि नोट करने के लिए कितना कितना पेज लगेगा। देखो तुमने जो लिखा था उसके बाद से ये, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें पेज पे तीनों सवाल आ जाएंगे। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन के बाद एक सवाल है, फिर उसके बाद से है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन के बाद एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन लिखवा ही रखा है आधे पेज में, बस एक्सेप्शनली वाले नोट कर लेना, ये वाले एक्सेप्शनल वाले। और उसके बाद ये एक सवाल है, और उसके बाद से अब लिखेंगे एटॉमिक साइज के ऊपर। इधर से आज तक सवाल बहुत कम पूछे गए हैं, मतलब इन पे यहां तक पूछा गया है, इसके बाद तो और भी कम हो गया है। इसीलिए एकदम सबसे लास्ट में देखो, सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है KMnO4 K2Cr2O7 को, सबसे पहले उसको कवर किया, क्योंकि यू आर अ ड्रॉपर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको हमेशा वो चीज पढ़नी पड़ेगी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस सीक्वेंस में मैंने कराया आपको, उस सीक्वेंस में आप जाइएगा, सवाल आपको देखने को मिलेगा। अभी देखिए इधर मैं ज्यादा सवाल खुद नहीं करा पाऊंगा, क्यों, क्योंकि सवाल नहीं बनाया तो कहां से लेके आऊंगा, ऊपर घर से थोड़ी कह दूंगा पैदा करिए सवाल को, लेके जाना है बच्चों की क्लास में। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां पे लिखा, लिखो डी ब्लॉक एलिमेंट शो, डी ब्लॉक एलिमेंट शो, डी ब्लॉक एलिमेंट शो हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी, डी ब्लॉक एलिमेंट शो हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी, डी ब्लॉक एलिमेंट शो हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी, डी ब्लॉक एलिमेंट शो हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी in size. D block elements show horizontal similarity in size due to reason है due to transition contraction, due to transition contraction. So हाँ transition contraction, yes, due to transition contraction, due to transition contraction. अगली बात लिखेंगे, D block elements show vertical similarity in size, D block elements show vertical similarity in size, D block elements show vertical similarity in size, similarity in size due to lengthenoid contraction, due to lengthenoid contraction,
ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लिखो आगे अगला पॉइंट, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन is due to transition contraction is due to presence of 3D electrons. Transition contraction is due to presence of poor sigma of 3D electrons, 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 poor sigma of 3D electrons। अगला पॉइंट लिखेंगे, lengthenoid contraction is due to, lengthenoid contraction is due to, lengthenoid contraction is due to poor sigma of 4f electron, 4f electron, poor sigma of 4f electron। ठीक है, ये 4 मेजर पॉइंट होते हैं, बाकी आपका जो भी है वो सब लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद से कोई बात आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सवाल ये आया कि बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इनमें से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस पे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियाई, तो बताइए इनमें से किसकी रेडियाई सिमिलर होगी। तो अगर हम बात करें, देखो ये क्या रहा, अगर हम तुमसे बात करें, एनसीईआरटी में इसी का एग्जांपल दिया हुआ है, इसीलिए अलग अलग तरीके से जो भी सवाल बन सकते हो मैं लेके आया हूं। टी जरा हाफ, अब देखो जरा गौर से, ये कौन से पीरियड का है, थर्ड, सॉरी 3D सीरीज का, ये कौन सी सीरीज का, 4D, और ये कौन सी सीरीज का, 5D। देख 3D से बड़ा 4D है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 4D और 5D में साइज क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो वो कह रहे हैं ZR और HF के बीच में एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, सिमिलर। किसकी वजह से सिमिलर होगी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी। अब ये मत सोच लेना ये 40 का मतलब एटॉमिक नंबर है और HF का मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, HF का मतलब ये एटॉमिक नंबर है 72। ठीक है, अब ये मत सोच लेना कि यहाँ ये क्या दिया हुआ है, साइज वाइज नहीं दिया हुआ है, ये एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। अगला सवाल, बिकॉज ऑफ, अच्छा ये सेम सवाल आ गया, रुको, हाँ ये सवाल है। अगला सवाल है कि द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट, कौन सा, उसी सवाल को दूसरे फॉर्मेट में, कि ZR और YB का सेम होगा, ZR और NB का, ZR और HF का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ZR और HF का। आगे अगर हम बात करते हैं, विच इज रिलेटेड विथ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इनमें से, अब ये सवाल अच्छा है, इनमें से कौन सा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से मतलब रिजेंबल करेगा, या रिस्पॉन्सिबल है, या रिलेटेड है। बोलने से पहले आंसर सोचना जरूर, पूछूंगा लॉजिक। क्या हो जाएगा, 4D और 5D सीरीज एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज ऑलमोस्ट सेम, बिल्कुल सही बात है, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रिजल्ट है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट इज वेरी हाई, सिंपल सी बात है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, यहां पे मैं लिख रहा हूं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो गई, बताना जरा, साइज एकदम छोटी हो गई। क्या हो गई, साइज छोटी हो गई। साइज छोटी हो गई तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन पे क्या हो गया, बता, न्यूक्लियस का होल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन पे क्या कर गया, बताना जरा, होल्ड ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर गया, ये आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का होल्ड क्या कर गया, बढ़ गया। अरे बढ़ गया या नहीं बढ़ गया, अब न्यूक्लियस का होल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है या मुश्किल है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बताना जरा, ज्यादा आ जाएगी। इसीलिए कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू 4D सीरीज एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। तो रीजन क्या है कि भाई देखो यहां पे कॉन्ट्रैक्शन लगा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज छोटी हुई, न्यूक्लियस का होल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन outermost shell of isolated gaseous atom। तो अगर हम बात करें कि आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सिर्फ इसके लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो स्टेटमेंट में कभी चेप दे, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आगे अगर हम बात करते हैं, डेंसिटी ऑफ 5D एलिमेंट इज एबनॉर्मली हाई इन इट्स ओन ग्रुप। डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो मास बढ़ रहा है
तो डेंसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो सिंपल सी बात है, उसका लेना देना क्या है, उसका लेना देना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या है, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद भी डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि साइज तो कॉन्ट्रैक्ट कर गई, अब मास बढ़ रहा है, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। यानी क्या वो, अगर हम बात करें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन डेंसिटी को इंपैक्ट कर सकता है, यस इंपैक्ट कर सकता है। क्या आयनाइजेशन एनर्जी को, यस इंपैक्ट कर सकता है। क्या साइज को, यस इंपैक्ट कर सकता है। आंसर क्या चला जाएगा, ऑल चला जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल को ऐसे मत लेना, जितने सवाल कराए गए हैं उतने सवाल को आपको एक जवाब के रूप में रखना है कि भाई देखो, सवाल को पढ़ोगे, तुरंत टॉपिक पढ़ो, सवाल करो, तुमको हर एक चीज याद आती चली जाएगी। और डी ब्लॉक में जनरली क्या होता है, अपने को लगता है कि रटना पड़ता है। मैं तुमको हर पॉइंट के बाद इसीलिए सवाल देता चला गया, ताकि तुम अपना हिंदी में अपना पढ़े और तुरंत जाके सवाल सॉल्व किए, तो उससे क्या हो गया, तुरंत क्लैरिटी बैठे बैठे मिल गई। अन्यथा क्या होता है, डी ब्लॉक में पहले तुम नोट्स पढ़ते हो, फिर तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो, फिर तुम टेस्ट देते हो, तो तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा लगता है। फिर तुम वापस नोट्स पढ़ते हो, फिर एनसीईआरटी पढ़ते हो और कहते हो अब इस बार क्वेश्चन लगाऊंगा, फिर तब तक टेस्ट आ जाता है, तो फिर तुम्हारी औकात का अंदाजा लग जाता है। फिर तुम नोट्स पढ़ते हो, फिर तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो, फिर तुम टेस्ट देते हो, फिर औकात का अंदाजा। लेकिन वो क्वेश्चन करने वाला टाइम तुम्हारे जीवन में नहीं मिल पाता है, काफी व्यस्त रहते हो ना बेटा, तो इसीलिए प्रॉब्लम ये होती है। अच्छा, नोट्स भी आधा अधूरा पढ़ते हो, एनसीईआरटी भी आधा अधूरा पढ़ते हो, और सवाल भी आधा अधूरा सॉल्व करते हो, और ऐसा न जाने कितने वर्षों से करते आ रहे हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? नहीं सर, 1 वर्ष से। हाँ, मैं बता रहा हूं आगे के लिए, ये जनरल होता है। ठीक है, कि अक्सर क्या होता है, देखो जो पीपीटी से पढ़ेगा वो पढ़ता ही रहेगा, समझ रहे हो, उसको हमेशा पीपीटी पसंद आएगी। इसलिए याद रखना, लिखना बहुत जरूरी है। पीपीटी अगर तुम सोच के रखते हो कि मैं इससे पढ़ लूंगा, तो एक्सेप्शंस आर नॉट एग्जाम्पल, डिंपल भाभी, पहली चीज। दूसरी चीज अगर मैं बात कर, हाँ नहीं, मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ, जनरली क्या होता है कि लगता है अपने को, तो मैं तुमको बता रहा हूँ ना, तुम एक बार पीपीटी से पढ़ोगे, फिर तुम पीपीटी से ही पढ़ते रहोगे, और तुम बार बार पीपीटी से पढ़ोगे। मेरा भारी है, का है बात के लिए? अच्छा, नहीं 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 नहीं, नहीं वक्त, सुनो मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात सुनो, नहीं 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 नहीं, तो एक वही चीज मैं कह रहा हूँ, पीपीटी से पढ़ोगे, फिर पढ़ते ही रहोगे, और वो पढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी तुम्हारी, ये कंफर्म है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब कहाँ पढ़ोगे, यहाँ पढ़ोगे या मेडिकल कॉलेज में? तो मेडिकल कॉलेज में पीपीटी से जाकर पढ़ोगे, वहां तो किताब पढ़ना पड़ेगा ना, तो पीपीटी से कहाँ पढ़ना पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो चॉइस इज योर्स। एनीवे, सवाल बताइए कि ZR और HF हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। अगला सवाल उल्टा करके पूछ लिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में ZR और HF को 3 बार लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा थोड़ा सा। आगे क्या, अगर हम बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, सिंपल सी बात है, अगर मान लो किसी का क्रिस्टल बहुत तगड़ा है, तो उसको मेल्ट कराना इजी है या बॉयल कराना इजी है या हार्ड है? तो हार्ड है। अगर क्रिस्टल बहुत बेकार है तो उसको मेल्ट कराना क्या है, बहुत ज्यादा इजी है। एनसीईआरटी क्या लिखती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज मोर देन दैट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। क्यों भाई? पहला रीजन तो यही सुनो कि इनके अंदर क्या देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, साइज क्या हो गई आपकी, छोटी हो गई, साइज क्या हो गई आपकी, छोटी हो गई। डेंसिटी, अच्छा मास तो बढ़ ही रहा है, मास तो ज्यादा है ही, तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक बात बताइए, अगर वो डेंस है तो ऑब्वियस है, डेंस अगर हैवी पार्टिकल है तो उसके बीच में अट्रैक्शन भी तगड़ा होगा, मेल्ट कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बॉयल कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एस ब्लॉक वालों से डी ब्लॉक वालों की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, ज्यादा होती है। पहला पॉइंट कोई नहीं पूछेगा, दूसरा पॉइंट सब पूछेंगे, स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द प्रेजेंट ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। अगर हम तुमसे बात करें कि सवाल ये मान लीजिए असर्शन में डाल देता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज ग्रेटर देन एस ब्लॉक एलिमेंट, रीजन डालना होगा उसको, तो रीजन क्या डालेगा, सिंपल सी बात है, एस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1, और डी में कितना होता है, 5। तो कौन अपने सराउंडिंग वाले से ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग करेगा, 5 वाला, जिसके पास 5 अनपेयर्ड है। 5 रिएक्टिव स्पेसीज एक जगह है और एक जगह एक रिएक्टिव स्पेसीज है, कौन ज्यादा रिएक्ट करेगा, 5 वाला। तो यही कारण है कि स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड होने के कारण जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो पहला सवाल वो आपका कहां से निकालेगा, तो पहला सवाल इन दोनों लाइन से ही निकाल लेगा, पहला क्वेश्चन तो यहीं से निकाल लेगा। दूसरा क्या लिखता है एनसीईआरटी, नियरली ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्प्ले द टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टी लाइक हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। वो क्या दिखाते हैं, बोलो जल्दी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ दिखाते हैं, डक्टिलिटी दिखाते हैं, मतलब कि उनको डिफॉर्म, स्ट्रेस देने के बाद डिफॉर्म किए बिना, जैसे प्लास्टिक नहीं होता है, प्लास्टिक को आप पकड़ के मोड़ भी दो, वापस से वो अपना शेप रीगेन कर लेगा, समझ रहे हो। तो इन्हें कहा जाता है, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं ये लगभग क्या होते हैं, इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होता है, डक्टिलिटी हाई होती है,
मेलेबिलिटी हाई होती है और हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। क्या क्या, पहली चीज क्या बोला, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है, दूसरा क्या हाई है आपका, बोलिए जल्दी, डक्टिलिटी, तीसरा मेलेबिलिटी, चौथा हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो लिख लो डी ब्लॉक एलिमेंट के पास, कहीं छत पे लिख लो, डी ब्लॉक एलिमेंट का, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो मेटल्स होते हैं जनरली उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होता है, जनरली उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होता है, डक्टिलिटी हाई होती है। कल बुलाया जाए तो आ सकते हो एक लेक्चर के लिए, कल खत्म हो जाएगा एफ ब्लॉक, फिर परसों मतलब नेक्स्ट वो से उन, हा? 2 क्लास है, खत्म डीएनएफ ब्लॉक आज। समझ रहा हूँ मेरी बात को? इधर देखो, थोड़ा लंबा वाला खींचेगा, लास्ट वाला लंबा खींचेगा, क्योंकि एफ ब्लॉक में ना जनरली क्या होता है, हम इग्नोर करके चले जाते हैं, उसमें फिर देखना एनसीईआरटी की मैं पूरी लाइन एक एक लाइन डिकोड करके लेके आया हूँ। इधर देखना, नियरली ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्प्ले टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टी लाइक हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लिख लो। अब 5 बातें तो लिखनी है यार तुम लोगों को, टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हाई होती है। अब थर्मल कंडक्टिविटी हाई है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ऑफ कोर्स हाई हो जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है, डक्टिलिटी हाई है, इसके अलावा मेलेबिलिटी हाई है, और तो और थर्मल जो हाई थर्मल कंडक्टिविटी है, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है। समझ रहा हूं मेरी बात को? तो वैसे ही उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। हाँ, फ्लैटेंड शीट में कन्वर्ट कर देना, मार मार के हथौड़ा, ठीक है? तो 9वीं 10वीं में पढ़े थे। आओ इधर आओ, 8th में ना, हाँ, मेलेबल, डक्टाइल, टेंसाइल, ठीक है, उधर खूब पढ़ते थे। डिफाइन द मेटल एंड नॉन मेटल, मैम पढ़ाई थी ना, तो मैडम को देखते रह गए, कंटेंट में भूल गए सर। इधर आओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सुनो 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 सुनो, बट अगली लाइन लिखता है ZnCdHg देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द d ऑर्बिटल, हेंस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी लो इन द सीरीज। कहा जाता है कि जिंदगी कबाड़ा हो गई के केस में जब आप देखेंगे कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, तो अपने बॉन्डिंग तो बहुत कम होगी इनकी। अब बॉन्डिंग बहुत कम होगी तो इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, बेकार बनेगा, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर बेकार बनेगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाता है, घट जाता है। अब आगे यहाँ पे एनसीईआरटी में जब एक बार मेटलर्जी चैप्टर था तो उसमें लिखा हुआ था ये कौन से मेटल होते हैं, वोलाटाइल मेटल, इसीलिए इनको ना ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, तो इनके लिए अलग से एक प्रोसेस यूज करते थे, डिस्टिलेशन वाला प्रोसेस। समझ रहा हो मेरी बात को? इनके लिए अलग से प्रोसेस यूज करते थे, दैट इज डिस्टिलेशन वाला प्रोसेस, अभी भी दिया हुआ है, ऑर्गेनिक में दिया हुआ है, ठीक है? तो प्योरिफिकेशन वाला उधर मेथड में। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, लेकिन जिंदगी कबाड़ा हो गई के केस में कम है, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये आजू बाजू में बॉन्डिंग नहीं करेगा, और बॉन्डिंग नहीं करेगा तो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बनेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। तो एक काम करो, इसके लिए थ्योरी में पहले लिखो, ये पीछे का तो लिख चुके हो ना, ये वाला, ये वाला, अच्छा ये तो लिखवाया था ना, ये देखो, इसके लिए जगह छोड़ लो, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे देखो, यहाँ से एटॉमिक साइज से, जहां थ्योरी लिखवाई है उसके बाद जगह, देख लो 2 चीजें मैनेज कर पाओ एंड में। तो मैं तो कहूंगा एक बार मेहनत पड़ेगी, लिख लो, दूसरी बार सिर्फ एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ो। इनऑर्गेनिक में कहा जाता है सिर्फ एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ, लेकिन एनसीईआरटी को आप पढ़िए और पैरेलल आप रखिए अपना नोट्स। नोट्स इसलिए रखिए क्योंकि अगर हम बात करें कि आप जब पढ़ते हैं चीजों को, तो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, आपको एंड ऑफ द डे आप कैरी नहीं कर सकते, एक किताब नोट्स आप कैरी कर रहे हैं, एक आप पीवाईक्यूज कैरी कर रहे हैं, एक आप कैरी कर रहे हैं अपना क्या कहा जाता है एनसीईआरटी कैरी कर रहे हैं, भाई आप एक किताब रखनी पड़ेगी, वो हर खासकर स्पेशली बायो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर। ये एकदम क्लियर रहिए कि आप अगर एनसीईआरटी स्टक जितना ज्यादा रहेंगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो उसका फायदा क्या है? अब जैसे केमिकल बॉन्डिंग, अब केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आप एनसीईआरटी ओरिएंटेड सिर्फ चीजों को लेकर नहीं चल सकते, लेकिन मुझे लगता है पीरियोडिक टेबल हुआ, डीएनएफ ब्लॉक हुआ, कोऑर्डिनेशन जैसा चैप्टर हुआ,
अब सॉल्ट एनालिसिस है, वहां आपको नोट्स रखना ही रखना पड़ेगा, नोट्स अलग से। केमिकल बॉन्डिंग और सॉल्ट एनालिसिस दो ऐसे चैप्टर होते हैं जिसमें सेपरेट नोट से ही आपको पढ़ना पड़ता है बजाय एनसीईआरटी के। लेकिन पीरियोडिक टेबल, डीएनएफ ब्लॉक, पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन के अंदर जितना एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहोगे उतना बेहतर रहेगा। फायदा क्या मिलेगा? एंड ऑफ द डे आपके पास एक किताब होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एनसीईआरटी। आपने एनसीईआरटी खोला, वो आपकी गीता है, बाइबल है, कुरान है, ग्रंथ है, जो मानना है मानिए, उसमें सारी लाइनें आपकी मेंशन होनी चाहिए। अब सारी लाइनें जब मेंशन होंगी तो एक्चुअल में क्या होगा, उससे उससे फायदा या उससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि मान लीजिए आपने एनसीईआरटी खोली, आपको कोई लाइन नहीं समझ में आ रही, आपने नोट्स खोला, नोट्स में अच्छा है वो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो नोट्स को एक बार ढंग से बनाइए और एनसीईआरटी को बार बार किसके साथ क्लब करके पढ़िए, नोट्स के साथ क्लब करके। और मैं बता रहा हूं इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको कहां कहां मिलना चाहिए। आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, आपको सबसे बड़ा बेनिफिट इसका मिलना चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए इकोलॉजी के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हुआ। क्योंकि आप जाके देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा पीवाईक्यूज जितने हैं वो क्या करिए स्ट्रक्चर, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, तो उसका देखना वो एप्पल वाला जो स्ट्रक्चर नहीं है उस पर न जाने कितनी बार सवाल किया हुआ है, कितनी बार सवाल किया हुआ। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको चीजें बहुत तेजी से याद होंगी, एनसीईआरटी के साथ आप बार बार गो थ्रू होंगे। तो मैं अपने टाइम पे करता क्या था, मैं अपने टाइम पे आज भी मुझे सोचो वो स्ट्रक्चर याद है कि उस स्ट्रक्चर पे एम्स ने इस साल में क्वेश्चन पूछ रखा है, एम्स ने 2013 में पूछ रखा था, उसके बाद से आरपीएमटी ने ये सवाल पूछ रखा था, सीपीएमटी में मैं सवाल भी बता सकता हूँ कि उसके कहां कहां वाले पार्ट पे कैसे सवाल किया गया था, कैसे याद है। मैं सिंपल एक काम करता था, मैं बहुत क्लियर था कि भाई अपनी एनसीईआरटी आपने उठाई, एनसीईआरटी के साथ पीवाईक्यूज को क्लब किया और बार बार मैं वही चीज करता था कि अपना पीवाईक्यूज खोला, सवाल करते करते एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं, सवाल करते करते अब थोड़ा सा मेथड चेंज करो। मेथड क्यों चेंज करो? जैसे आपको डीएनए ब्लॉक में मैंने किया, कोऑर्डिनेशन में भी मैं ऐसे ही करूंगा, हर पॉइंट के बाद सवाल, हर पॉइंट के बाद सवाल, हर पॉइंट के बाद सवाल। और मैं एनसीईआरटी से बाहर निकलूंगा ही नहीं, और तुम देख लेना सिर्फ एनसीईआरटी में कराऊंगा, सिर्फ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का इनफैक्ट यहाँ तो थोड़ा बहुत एनसीईआरटी की बाहर की चीजें बतानी भी पड़ती हैं, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ कोऑर्डिनेशन एक ऐसा चैप्टर जिसमें लोग इतना डरते हैं एनसीईआरटी से कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है, फालतू का पढ़े जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फालतू का डबल सॉल्ट पढ़े जा रहे हैं, सॉल्ट पढ़े जा, आज तक पेपर में एक बार नहीं पूछा गया भाई एनसीईआरटी ने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं ना, तो वही वो बार बार एग्जाम्पल पूछती है। अगर वो कार्नेलाइट का एग्जाम्पल दी है, मोहर सॉल्ट का एग्जाम्पल दी है, पोटास अलम का एग्जाम्पल दी है, और एफई अगर हम बात करें CN6 मतलब K4FeCN6 अगर उसने लिखा है तो सवाल भी उसने आज तक यहीं पे पूछा है। अगर हम बात करें एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के अंदर और ऑर्गेनिक के अंदर, आप ये मान के चलिए कि पेपर जो है ना वो पेपर में आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, आपको ये नहीं करना है, हाँ थोड़ा बहुत इर्द गिर्द के सवाल देख के रखने हैं। जैसे अब कलर में GD+3 आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए पूछा जाए ना जाए, लेकिन टेस्ट सीरीज का जब आप पेपर देंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, और उस समय अगर आपका सवाल नहीं बनता है देन आपका कॉन्फिडेंस खट से गिर जाएगा। मैं बता रहा हूं अभी नहीं ये हल होगा, अभी फरवरी में होगा, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं अब ये टाइम ऐसा आ चुका है जहां पे अपने आप को सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने का टाइम है। इस टाइम पे सबसे ज्यादा हिम्मत हारेंगे सब लोग, और इस टाइम पे अब जो मेंटेन करेगा वही बच पाएगा रेस में। देखो दिवाली पे जिसने छुट्टियां बर्बाद कर दी, पीछे जिसने मस्ती कर ली, वो ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। लेकिन अब मैं बता रहा हूं ना, इसके बाद अब फेज चालू होगा। फेज पता है किसका चालू होगा? क्लास छोड़ने का फेज चालू होगा, ठीक है। ठंड लग रही है, हम ऑनलाइन से कर लेंगे। मैं तुमको सच बता रहा हूं, तुम घर बैठ के कल पे टालोगे, तुम नहीं करोगे, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम मिड ऑफ दी चैप्टर तक जाओगे, फिर तुम छोड़ोगे। तो बेहतर है कि अभी देखो 1 दिसंबर से फिजिकल तुम्हारी स्टार्ट भी होगी, ठीक है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी फिनिश भी कर रहा हूं, वरना तो फिर मैं पीपीटी से क्यों ही वो करता। एक्चुअल में 1 दिसंबर को सर्विस सर को एंट्री करानी है, मान लो 1 दिसंबर को, तो पूरा दिसंबर उनको मिल जाएगा, पूरी जनवरी मिल जाएगी, पूरी फरवरी मिल जाएगी, और फरवरी 28 तक जाते जाते वो सर्विस सर लपेट देंगे सिलेबस, ठीक है। तो उनका मतलब कोई, हाँ भाई सिंपल सी बात है, 20 साल पढ़ाते पढ़ाते, 20 साल छोड़ो, 21वां साल है उनका, 21वां साल है उनका पढ़ाते पढ़ाते, तो 21 साल में तो न जाने कितना जनरेशन पढ़ा दिए वो। 2013 में हम पढ़ रहे थे तो भी वो पढ़ा रहे थे, दिल्ली में पढ़ा रहे थे 2013 में, 2013 में वो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, ठीक है। 2013 में हमारे भैया जब पढ़ रहे थे उसके पहले तो वो कोटा में बंसल में पढ़ा रहे थे उस टाइम पे। तो पहले मतलब 2 जनरेशन आ गई, समझ रहे हो, 2 जनरेशन सेट हो गई अपने जीवन में, तभी भी वो पढ़ा ही रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज है कि मैं तुमको बता दूं कि देखो 1 दिसंबर के बाद फिजिकल चालू होगा, तुम्हारे हाथ में अभी क्या है, तुम्हारे हाथ में अभी पूरा कोऑर्डिनेशन है, डीएनएफ ब्लॉक अभी खटाक से रिवाइज कर लोगे, पीरियोडिक टेबल मैंने भी ढंग से पूरा एकदम टाइम लेके कराया था, केमिकल बॉन्डिंग अभी तुम्हारा ग्रिप से निकला ही नहीं है, कुछ गेम बाहर नहीं निकला है बहुत ज्यादा हद तक, और जहां पे निकला हुआ है देखो
तुम जितना इकट्ठा करोगे उतना एंड में संभालना मुश्किल होगा। जितना खाना अभी इकट्ठा हो जाएगा, खाना एंड में मुश्किल होगा। अभी तुम्हारे पास पूरा टाइम है, दिसंबर के बाद फरवरी तक फिजिकल संभालने का पूरा समय है अभी। समझ रहे हो? अभी रायता कहाँ फैला हुआ है तुम्हारा, मैं तुम बता देता हूँ। तुमको लगता है कि तुम बायो को लगेगा कि एकदम संभाल लेंगे, तो पहली चीज ये है, तुमको लगता है, और बेटा ऐसा कितनी वर्षों तक लगता रहेगा या कितने वर्षों से लगता आ रहा है, ये तुम जानते हो, तुम्हारा मन जानता है। तो मेरी बात मानो, अभी से रिवीजन प्लान सेट करो बायो के लिए। अगर तुम आगे चल के अपने आप को संभालना चाहते हो, एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहते हो, तो मैं तुमको एक बात बताता हूँ। जैसे एक छोटा सा बात बताता हूँ, नेगेटिव थॉट, एक थॉट आया ना तुम्हारे दिमाग में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अब वो तुमको इतना तेज हैम्पर करेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल ये है, मान लो तुम लाइब्रेरी के अंदर जाते हो, तुम्हारा कोई बहुत बढ़िया दोस्त है, ठीक है, और तुमने उसको देखा, और मतलब एक ऐसे ही इन जनरल, ठीक है, जैसे कहा जाता है ना, एक एज अ गुड जेस्चर तुमने हाय बोला और मुस्कुराया, ठीक है, और तुम्हारा रिप्लाई ना दे, मतलब वो वापस मुंह नीचे करके पढ़ने लग जाए, और रोज तुम्हारी बात होती है। पहला थॉट तुम्हारे मन में आएगा, पहला थॉट क्या आएगा? यार क्यों, मतलब ऐसे इग्नोर क्यों किया? फिर दूसरा थॉट आएगा, अब तुम्हारा दिमाग रुकेगा नहीं, पैटर्न सेट होगा, फिर तुरंत दूसरा थॉट आएगा, कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई, कहीं कुछ इसको वो तो नहीं लगा है, फिर ये डैश 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 ऐसा है। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर उसके अब उसको गरियाना शुरू करोगे, फिर तुम गरियाते गरियाते अब रुकोगे नहीं, तुम अपने आप को अब गरियाना शुरू करोगे। क्यों? कि मेरे से तो कहीं ऐसा नहीं हो गया। मैं तुमको बता रहा हूं, दिमाग में एक पैटर्न सेट है, एक नेगेटिविटी तुमको कहां ले जाके एंड करेगी ये तुमको नहीं समझ में आएगा। अब ये पॉइंट आ चुका है, इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा इस चीज के तुम शिकार होगे। सबसे ज्यादा सुबह उठते वक्त ये लगेगा तुम्हें, सबसे पहली चीज जब उठोगे तब तुमको थोड़ी ठंड लगेगी, और ये लगेगा कि भाई मतलब छोड़ो यार, आज मतलब रिकॉर्डिंग से कर लूंगा, आज मैं इससे कर लूंगा। मैं तुमको सच बता रहा हूं बेटा, तुम किसी से नहीं कर पाओगे, तुम ही 26 लाख की भीड़ का हिस्सा हो, ये मत भूलो। समझ रहे हो? तुम सेलेक्ट होने वाली भीड़ का अगर हिस्सा हो, तो एक बार अपने मन से, अंतरात्मा से बैठ के बात कर लेना कि क्या मैं सेलेक्ट होने वाली भीड़ का हिस्सा हूं, या हिस्सा था या थी? तो आंसर मिलेगा नहीं थे। फिर तुम कहोगे नहीं 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 नहीं, हम अब आज से मेहनत करेंगे, अब तुम उसको दोदना चालू कर दोगे, नहीं तुम चुप रहो, तुम्हारी बात हम नहीं सुनेंगे। तुम सुनो भाई, वो सच्चाई है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस चीज को समझिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई मैटर नहीं करता है कि नहा के आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? नहा के आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, डॉक्टर बन जाना, खूब नहाना, उठो बैग उठाओ भागो, इतना दिन का परिश्रम करके बीच में छोड़ना, फिर तो यार ये जस्टिफाइड नहीं है। फरवरी तक और मारो, अभी यहाँ के बाद तो असली स्ट्रगल अब और चालू हो रहा है। हाँ, अब जो लोग वो हो चुके हैं पूरी तरीके से, रायता जिनका फैला हुआ है, उनके पास समेटने के लिए एंड में सोचो एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो, एक गलती की वजह से दूसरी गलती पाल रहे हो, और दूसरी गलती की वजह से तीसरी पालोगे। तुम एंड में कहोगे थोड़ा सा इसको भी समेटना है, थोड़ा इसको भी समेटना है, इसको तो पूरा ही समेटना है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो थोड़ा थोड़ा नहीं समेटाएगा, फिर क्या होगा तुम्हारा, उधर से मन भागेगा, फिर थोड़ा थोड़ा यही समेट लेता हूँ, फिर अरे यार ये भी नहीं हो रहा, थोड़ा ही तो समेट लेता हूँ, फिर अरे यार छोड़ो नहीं होगा, ड्रॉप ले लेता हूँ, यही सिचुएशन होगी। तो बेहतर है इस थोड़ा को खत्म करो। कैसे खत्म करो? 1 घंटे का टाइम स्लॉट निकालो। टाइम स्लॉट कैसे निकालो? बहुत क्लियर है। सुबह उठ के चले आते हो, शाम को जाते हो, बड़ा आपने परिश्रम किया, बहुत सारी चीजें की, ये बात बिल्कुल जस्टिफाइड है। लेकिन दुनिया एंड में आपका रिजल्ट देखती है, आप ये समझिए। आप ये समझिए कि दुनिया एंड में आपका रिजल्ट देखती है, वो आपको आपके रिजल्ट से जज करेगी। और आपका रिजल्ट एक बार अच्छा नहीं आया ना, कोई आपको इज्जत नहीं देगा। आप समझिए इस बात को। आप हमेशा मेंटली बस परेशान होंगे। हो सकता है किसी एग्जाम के लिए आप ना बने हो सकता है किसी सब्जेक्ट के लिए आप ना बने हो सकता है किसी काम के लिए आप ना बने हो सकता है कुछ और लाइफ में एक्सेल कर जाए। लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं ना, तुम्हें जब तक वो चीज मिल नहीं जाएगी, तुम उस चीज के लिए परेशान रहोगे और मेंटली परेशान रहोगे। और मेंटली परेशान होना सबसे ज्यादा घातक है, सबसे ज्यादा घातक है। एक बार तुम्हारा मेंटल ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, तो ये मान के चलो कि तुम अपना मेंटल ऑर्डर सेट करते करते तुम्हारा बहुत टाइम लग जाएगा। एक बार अगर तुम्हारे मन में ये थॉट प्रोसेस आ गया कि मेरा कॉन्फिडेंस गिर चुका है, फिर तुम कभी उठ नहीं पाओगे जीवन के अंदर। बहुत समय लग जाएगा तुमको, तुम दूसरा एग्जाम चाह के भी नहीं। मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि तुम एक बार अगर अपना कॉन्फिडेंस गिरा लोगे तो तुम आगे के लिए मोटिवेट कभी नहीं हो पाओगे। और अगर हो भी पाए ना, तो बहुत वर्ष निकल जाएंगे उसमें। मैं तुमको एक बात बहुत क्लियर बोल दे रहा हूं, तो इसलिए याद रखना। मैंने अपने बहुत करीब करीब दोस्तों को, बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों को देखा है, बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों को देखा है लाइफ के अंदर, कि मतलब बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छा कर रहे थे, बहुत एक्सेल किया था उन लोगों ने,
लेकिन एंड ऑफ द डे आज उनकी सिचुएशन में देखता हूं तो वो एकदम एक एक मुझे याद है कि एकदम मतलब जो हंसते खेलते हुए लोग थे वो बड़े शांत, नजरें नहीं मिलाते हैं, वो किनारे रहते हैं, ना किसी से बात करते हैं, मतलब वो कांटेक्ट में भी नहीं है, फेसबुक तक में अगर मैसेज करो तो कभी वो रिप्लाई नहीं करेंगे। मतलब वो इतने परेशान हो चुके हैं अंदर से, क्यों? क्योंकि उनके पास रिप्लाई करने की कोई वजह नहीं है। तो ये चीज समझिए, एक बार का आपका डाउनफॉल आपका हमेशा के लिए डाउनफॉल ना प्रूव हो जाए। तो बेटर है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समय है अभी, थोड़ा थोड़ा करके समेटिए। बॉटनी को पहले समेटिए, फिर जूलॉजी, अभी जूलॉजी में तो बचा ही हुआ है आपका, जूलॉजी में बचा ही हुआ है, तो बॉटनी में पहले समेटो। जूलॉजी में तो आराम से मान लो, उसके बाद से अभी जूलॉजी है, फिजिकल केमिस्ट्री ये तो बचा हुआ है, कोऑर्डिनेशन तो अभी बचा हुआ है, ऑर्गेनिक में अभी हाइड्रोकार्बन चल रहा है, जीओसी तुमने अच्छा समेट रखा है। जीओसी के ही बेसिस पे तुमको अगर हम बात करें तो तुम हाइड्रोकार्बन चलो नहीं भी समेट पाए ना, तो तुम हेलो अल्केन से एक नई फ्रेश स्टार्ट ले लेना यार। चैप्टर्स थोड़ी कोई मारता है, सब्जेक्ट मारता है किसी का नंबर, तो चैप्टर से थोड़ी डरने की जरूरत है, समझ रहे हो? एनीवे, कम टू द पॉइंट अगेन, इसके लिए जगह छोड़ दिया था, इसलिए मतलब रायता एकदम और मत फैलाओ, ये नहीं कि सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट लेट गो करते चले जाओ, एंड में तुमको जीवन लेट गो कर देगा, समझ रहे हो? आओ इधर आओ, ये इसके लिए जगह छोड़ो, चले। ये देखिए, लिखो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में एक पॉइंट लिखो, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जितना ज्यादा बॉन्डिंग होगी, जितना ज्यादा बॉन्डिंग होगी, जितना ज्यादा बॉन्डिंग होगी, जितना ज्यादा बॉन्डिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग, उतना स्ट्रॉन्ग, जितना ज्यादा बॉन्डिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग, जितना ज्यादा बॉन्डिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा, उतना स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा, जितना ज्यादा बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा, और जितना स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा उतना ही मेल्ट कराना मुश्किल होगा, उतना ही मेल्ट कराना मुश्किल होगा, ठीक है? उतना ही मेल्ट कराना मुश्किल होगा। अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे कि मेल्ट कराना मुश्किल होगा। इसके बाद से लिखेंगे जिंदगी कबाड़ा हो गई, ZnCdHg, ZnCdHg, ZnCdHg have no unpaired electron, have no unpaired electron, ZnCdHg have no unpaired electron, hence उनके अंदर बॉन्डिंग कम होती है, hence उनके अंदर बॉन्डिंग कम होती है, उनके अंदर बॉन्डिंग कम होती है, इसीलिए उनके अंदर बॉन्डिंग कम होती है, इसीलिए उनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट भी कम पाया जाता है, उनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट भी कम पाया जाता है, ठीक है? आगे देखिए, एनसीईआरटी में एक और बात जो लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, इन 3D सीरीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल राइज टू अ मिनिमम एट D5, मतलब कहां तक बढ़ना चाहिए था बोलो जल्दी? मैग्नीज तक। कहां तक? मैग्नीज तक। ग्राफ जब देखते हैं तो देखो यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं तो मैग्नीज का अचानक से नीचे आ गया है, जबकि क्या लिखती है एनसीईआरटी के बारे में अगर हम बात करें, इन 3D सीरीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल राइज टू अ मैक्सिमम एट D5। कहने का मतलब क्या है कि D5 तक क्यों बढ़ना चाहिए? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे, लेकिन अचानक से मैग्नीज और टेक्नीशियम को देखो तो यहां पे नीचे आते हुए नजर आते हैं। कारण क्या है कि देखो यहां तक अगर क्रोमियम तक जाओगे तो क्या बन रहा है आपका? D5 इसके अंदर भी बन रहा है, लेकिन क्या है D5 4s बन रहा है, मतलब सारे के सारे अनपेयर्ड है। यहां पे D5 बन रहा है, अब D5 बनने की वजह से इसके पास ऑलरेडी किस चीज का है? घमंड है इस बात का। किस बात का घमंड है? कि भैया मैं किसी के साथ बॉन्डिंग क्यों करूं?
अब मैं बॉन्डिंग नहीं करूंगा तो आपका स्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं बनेगा, एक एमएन दूसरे एमएन से उतना कनेक्टेड भी नहीं होगा, तो इनको बहुत कम टेम्परेचर दोगे तो ये क्या कर जाएंगे, मेल्ट कर जाएंगे। तो एनसीईआरटी के ग्राफ के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैग्नीज का क्या कर दिया है, डाउन कर दिया है, टीसी का डाउन। अब देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है, इन 3D सीरीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल राइज एट द मैक्सिमम ऑफ D5 एक्सेप्ट फॉर द एनामोलस वैल्यू ऑफ Mn। कहने का मतलब क्या है कि अनियमित बिहेवियर दिखाएगा, कौन दिखाएगा, Mn दिखाएगा। ऐसा क्यों दिखाएगा, सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है कि D5 कन्फ्यूग्रेशन होते हुए ये कैसा बिहेवियर दिखा रहा है, अनियमित बिहेवियर दिखा रहा है। एनामोलस शब्द का मतलब होता है अनियमित। नियम ये कह रहा था D1 से ज्यादा D2, D2 से ज्यादा D3, D3 से ज्यादा D4, D4 से ज्यादा D5, लेकिन यहां पे तो मैग्नीज में अचानक से डिक्रीज कर गया। और एनसीईआरटी के ग्राफ को अगर क्लियरली देखोगे तो क्या दिखेगा कि मैग्नीज और टेक्नीशियम का अचानक से डाउनफॉल है, हालांकि D5 है। तो सिंपल सा लॉजिक है, एक एमएन दूसरे एमएन से या एक टेक्नीशियम दूसरे टेक्नीशियम के साथ उतना अच्छा क्रिस्टल लैटिस नहीं बनाएगा और इनको मेल्ट कराना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर अगर हम देखें, इन 3D सीरीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल राइज टू अ मैक्सिमम ऑफ D5। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से यहां पे क्या देखने को मिलेगा, बोलो जल्दी, बॉन्डिंग ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बॉन्डिंग ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन एमएन के अंदर डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि एमएन को इस बात का घमंड है कि उसके पास D5 है, वो हाफ फील्ड है, वो क्यों बॉन्डिंग करे, बॉन्डिंग नहीं करोगे तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बेकार हो गया, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर बेकार हो गया तो उसको मेल्ट कराना बहुत आसान हो गया। तो एक्सेप्ट फॉर द एनामोलस वैल्यू ऑफ किसके लिए, एमएन, एंड फॉल रेगुलरली एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। कहने का मतलब क्या है, एनसीईआरटी ने अगली बात क्या बोली है कि जैसे जैसे शुरू में बढ़ेगा बाद में घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि जैसे जैसे अब आप आगे जाएंगे अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो आंसर बताइए क्या है, घट रहे हैं। तो याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे देखो फेकोनी में यहाँ पे साइज की सिमिलरिटी है, और किसका सिमिलरिटी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। समझ रहे हो मेरी बात को, तो फेकोनी में किस किस बात की सिमिलरिटी है, साइज की, उसके बाद से अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, अभी आगे और भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये तीन बात आप याद रखेंगे कि क्या क्या, कि शुरू में बढ़ता है बाद में घटता है, लेकिन मैग्नीज और टेक्नीशियम में चूंकि हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन है तो ये आस पड़ोस वालों से बड़ा कम बॉन्डिंग करेगा, और इसी वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, डाउनफॉल देखने को मिलेगा किसके अंदर, मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में। आगे क्या लिखता है, as the number of unpaired d electron increases, the number of covalent bond and bond energy between the atom is expected to increase up to chromium family, where each of the d orbital has only अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम तक इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो रिएक्टिव ज्यादा है, वो बॉन्डिंग ज्यादा करेंगे, उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा और उनको मेल्ट कराना बड़ा मुश्किल होगा। आगे क्या लिखता है, एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर कोवेलेंट शेयरिंग इज ग्रेटेस्ट। मतलब कि सिंपल सी बात है, शेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो शेयरिंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो बॉन्डिंग अच्छी करेंगे, और अगर बॉन्डिंग अच्छी होगी तो सिंपल सी बात है उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जो बन रहा है, क्रिस्टल लैटिस जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, तगड़ा बन रहा है। आगे क्या लिखता है, मैग्नीज एंड टेक्नीशियम हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्ड बिकॉज ऑफ स्टेबल हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन। मतलब मैग्नीज और टेक्नीशियम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिल रही है, इसका मुख्य रीजन क्या है, क्योंकि इनके अंदर बॉन्डिंग कम हो रही है। तो असर्शन रीजन में पूछ सकता है, स्टेटमेंट में ये सवाल डाल सकता है कि मैग्नीज एंड टेक्नीशियम हैज कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्डिंग ड्यू टू स्टेबल हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन। नाउ अगला पॉइंट जो कि आपके एग्जाम्पलर से निकल के आता है कि सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट बताइए किसका है, तो लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, मरकरी का। क्योंकि एग्जाम्पलर में एक बात लिखी गई है एग्जाम्पलर में कि मरकरी इज अ लिक्विड मेटल। ठीक है, अब लिक्विड मेटल होने की वजह से उसका नेचर ऑलरेडी क्या है, क्वाइट मतलब लिक्विड जैसा होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो मरकरी की सबसे कम पाई जाती है, और सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो किसकी पाई जाती है, टंगस्टन की। टंगस्टन की सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए गांव के अंदर अगर आपने देखा होगा जो येलो वाले बल्ब यूज किए जाते हैं उसके अंदर फिलामेंट कौन यूज किया जाता है, टंगस्टन। तो ये सवाल, पहला सवाल ये कि भाई एक बात बताइए, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किस बात पे निर्भर करेगी, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, पहली चीज। तो कहां तक इंक्रीज करेगी, क्रोमियम तक इंक्रीज करेगी। अचानक डाउनफॉल कहां पे होगा, मैग्नीज और टेक्नीशियम में। मैक्सिमम किसका होता है, तो टंगस्टन का होता है। मिनिमम किसका होता है, तो मरकरी का होता है। किसका होता है, मरकरी का।
तो आप ये बात याद रखेंगे, टोटल 5 पॉइंट है कि पहली चीज तो ये बताइए मुझे कि मेल्टिंग पॉइंट किस बात पे निर्भर करती है, पहला सवाल ये बनेगा। दूसरा सवाल कि क्रोमियम तक बढ़ रहा है, मैग्नीज के लिए घट रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका रीजन आपको याद रखना है। सबसे कम एबनॉर्मली लो, यानी कि ग्राफ के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैग्नीज और टेक्नीशियम का कम नजर आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि इनका क्रिस्टल जो है वो उतना अच्छा बन ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा ये घमंडी होते हैं, ये बॉन्डिंग ही नहीं करना पसंद करते हैं। अगर हम बात करें सबसे हाई किसका होता है, टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का हाई होता है, इसीलिए बल्ब के अंदर इसको किसको यूज किया जाता है, टंगस्टन को। सबसे लो किसका होता है, मरकरी का होता है। तो ये बात कहां पे लिखी हुई है, एग्जाम्पलर के अंदर लिखी हुई है। तो अगर हम बात करें एनसीईआरटी में देखोगे तो ये सिर्फ बातें मेंशन कर रखी है। एग्जाम्पलर जाके खोलो, एग्जाम्पलर में मरकरी के ऊपर भी सवाल है, टंगस्टन के ऊपर भी सवाल है, और जेई के अंदर ये सवाल पूछा गया है टंगस्टन वाला। तो याद रखिए, जेई मेंस में अगर बना सकता है तो देखो ग्राफ में वैसे भी दिखा भी रखा है उसने, याद रखिएगा। ठीक है, और इनके लिए थोड़ा सा याद रखिएगा, कुछ आगे आओ, यहाँ पे क्लियर नहीं है इमेज, आप एनसीईआरटी खोलना, एक पॉइंट यहाँ पे ढंग से देखना, एक पॉइंट यहाँ पे देखना। देखो सवाल कौन कौन से हैं, ठीक है, यहाँ पे देखना, कॉपर का सबसे ऊपर दिया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट, आप ढंग से देखना, यहाँ पे कॉपर का सबसे ऊपर दिया हुआ है। तो एक पॉइंट का सवाल यहाँ पे है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सा सवाल है। एक तो यहाँ पे है सवाल, एक कौन सा है, यहाँ पे है, एक यहाँ पे सवाल बैठा हुआ है, एक यहाँ पे बैठा हुआ है, और एक सवाल ये बैठा हुआ है, पांचवा सवाल ये बैठा हुआ है, छठा उसका असर्शन रीजन वाला सवाल हो सकता है। तो ये ग्राफ में जो मैंने पॉइंट मार्क किए हैं, इस ग्राफ में ये पॉइंट देखना जरूरी है। हाईएस्ट टंगस्टन का, लास्ट में कॉपर गोल्ड और सिल्वर का लेके कंपेयर करवा लेगा, मैग्नीस और टेक्नीशियम का पूछ लेगा, फेकोनी का पूछ लेगा। तो याद रखिएगा इनका ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक सॉरी आयनिक रेडियाई होता है और मेटेलिक रेडियाई होता है। दूसरा इनका सिमिलर क्या होता है बताइए जरा, ये साइज सिमिलर होने की वजह से, डी ब्लॉक में साइज सिमिलर होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं एचजी के साथ और क्या बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं, अमलगम, जो कि कैसा होता है, सेमी सॉलिड अलॉय होता है। ठीक है, हमें ये तो पता है अमलगम होता है, लेकिन अमलगम कैसा होता है, एनसीईआरटी की पहली लाइन पढ़ो, एलॉय के बारे में क्या लिखा हुआ है, अलॉय के बारे में देखो, पहली लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अलॉय में पहली लाइन क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इट इज अ होमोजीनियस, आगे सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूशन, क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, सॉलिड सॉल्यूशन। अमलगम कैसा होता है, सेमी सॉलिड। ठीक है, तो यहां पे पहली गलती करेगा। एनीवे हम आगे बात करेंगे अभी उसके ऊपर। ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 सवाल तो ये रहे, और पीछे का ये 2 पॉइंट याद रखोगे, और जिंदगी कबाड़ा हो गई, ये सॉफ्ट मेटल होते हैं। ये टोटल 7 सवाल आपके मेल्टिंग पॉइंट से बना के आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, फिर देखो ग्राफ दिया हुआ है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, जरा गौर से समझने की कोशिश करना। कि अगर हम बात करते हैं, पहले तो मैं एक सवाल कहता हूं, व्हाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एनसीईआरटी जवाब लिखती है क्योंकि बिकॉज द लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम्स, they have stronger interatomic interaction and hence stronger bonding between the atoms result in the higher enthalpies of atomization। मान लीजिए ये एक एटम है, सुनिए जरा गौर से, मान लीजिए एक एटम, मान लीजिए Mn का ही मैंने एक एटम का एक सेट ले लिया, ठीक है। अब इसमें से मुझे एक एटम निकालना है, मान लीजिए ये मैग्नीस है, ये कौन है बोलो जल्दी, मैग्नीस। ये भी कौन है, मैग्नीस। ये भी कौन है, मैग्नीस। ये भी कौन है, मैग्नीस। अब ये मैग्नीस एलिमेंटल फॉर्म में है पूरा, ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या करना है, एक मैग्नीस को बाहर निकालना है, तो ऑब्वियस है मुझे क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। एटमाइज करने के लिए लगने वाली एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, समझ रहे हो, एटमाइज करने के लिए लगने वाली एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब देखो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रोमियम को देखिए और मैग्नीस को देखिए, क्रोमियम और मैग्नीस को देखिए और ढंग से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, घट गया, और घट गया। आस पड़ोस वालों से बॉन्डिंग कम, समझ रहे हो मेरी बात को। अब इनकी आपस में ही नहीं बन रही है, मुझे इनके लिए निकालना आसान हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। दूसरा प्रॉब्लम देखो कहां पे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, क्यों, D10 और D10, यानी कि क्या बोलता है। अब एनसीईआरटी ने सवाल पूछा है, व्हाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन, because of large number of unpaired electron in their atoms,
दे हैव स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। अब इनके पास क्या आ गया, हाफ फील्ड, और इनके पास क्या आ गया, फुल फील्ड। इन भाई साहब को तो सबसे किनारे रख लो। इनकी अगर हम बात करें, हाफ फील्ड वालों को लगता है हम किसी से बॉन्डिंग क्यों करने जाए, नहीं करने जाओगे तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अच्छा एक और सवाल लिखा है, in the series of scandium to zinc, why the enthalpy of atomization of zinc is lowest, that is 126 kilojoule per mole, why? अब इन टेक्स्ट में भी दिया है, एग्जाम्पल में भी दिया है, एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा है, तो याद रखना कि इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जिंक का क्या होता है, लोवेस्ट होता है। और अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं कि जिंक का कॉपर का, दोनों का लो है, जिंक का मैग्नीज का कुछ ज्यादा ही लो है, रीजन बताइए, सिंपल सी बात है, उसी का सवाल उसी का जवाब। जवाब क्या है, बिकॉज द लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम दे हैव स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। तो यहाँ पे तो जिंक के लिए तो सिंपल लिखो कि दे डोंट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो मेरी बात को, बिकॉज दे डोंट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दे डोंट हैव एनी स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, हेंस दे हेंस between the atom resulting in the lower enthalpies of atomization। समझ रहे हो मेरी बात को, कि जिंक हुआ, कॉपर हुआ, और कौन सा हुआ आपका, मैग्नीज हुआ, क्रोमियम हुआ, इनके अंदर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम मिलने का लॉजिक क्या है। तो सिंपल सी बात है, कम मिलने का लॉजिक आपका यही है कि भाई देखो क्या होता है, D5 D10 होने की वजह से घमंड में है भाई लोग कि हम क्यों बॉन्डिंग करें, मत करो, तो एटमाइज करने वाला जो आएगा वो कम एनर्जी देगा, और तुमको एटमाइज करके एक एटम को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी, अगर सिंपल ऐसे समझो, तुमको एटमाइज करेगा, आराम से देके चला जाएगा। उसको पता है तुम्हारे घर के अंदर हलचल है, तुम में आपस में ही नहीं बनती है, तो कम एनर्जी लगाएगा, तुम बाहर निकल के आ जाओगे। सबसे पहले कौन निकल के आता है, जिंक निकल के आता है, और उसके बाद से कौन निकल के आता है, Mn निकल के आता है। तो मंजन को याद रखना, समझ रहे हो, मंजन, मंजन का सबसे कम होता है, जब मंजन करो तो कौन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम, समझे, क्या बोलोगे, मंजन जब भी करोगे क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे कम होता है इनका। आप रिलेटिवली देख लीजिए सबका, और एनसीईआरटी के अंदर ये डेटा दिया हुआ है। आगे हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के अंदर, अब सुनना जरा गौर से, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के अंदर दूसरा सवाल जो आपको यहाँ पे निकाला जा सकता है, डेट इज व्हाट। ये देखो ये क्या है, ये है जिंदगी कबाड़ा हो गई। अब यहाँ पे कौन है, Zn है, ये देखो पिंक वाला कौन है, Zn, और ये कौन है, Cd, और ये कौन है, Hg। पहला सवाल यहाँ से कि Zn Cd Hg में ये कंपेयर करके पूछ लेगा कि Zn Cd Hg में ये मुझे बताइए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है। दूसरी चीज, अगेन अगर हम बात करें मैग्नीज का, टेक्नीशियम का, यहाँ पे भी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम देखने को मिलेगा, ठीक है। और तो और अगर हम बात करें टंगस्टन का, टंगस्टन का क्या होता है, तो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट कब ज्यादा होगी, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका ज्यादा होगा, क्योंकि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो आप बॉन्डिंग उतनी अच्छी करेंगे, और जब आप बॉन्डिंग उतनी अच्छी करेंगे तो बड़ी अच्छी बात है आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या मैं ये बोल सकता हूं सर कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, यस यू मे से, कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समझ रहे हो। और जिंक का ऑलरेडी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है, बहुत ज्यादा कम है। तो क्या लिखता है, द मेटल्स ऑफ 4d एंड 5d सीरीज, 4d और 5d सीरीज के जो मेटल्स हैं हैव ग्रेटर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मतलब 4d और 5d, यानी कि ये d सीरीज है 4d और ये कौन सी है 5d, इनका जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है, अगर मैं बात करूं डेल्टा H के बारे में, एटमाइजेशन, ठीक है, डेल्टा H एटमाइजेशन, एटमाइजेशन ये इनका क्या होता है। तो ये अगर हम बात करें किसके लिए, तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन है 5d, ये कौन है 4d, और ये कौन है 3d। तो अब ये सबसे ज्यादा किसके लिए दिख रहा है, 5d देन 4d देन 3d। तो क्या लिखता है, द मेटल्स ऑफ 4d एंड 5d सीरीज हैव ग्रेटर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ 3d सीरीज, मतलब 3d के कंपैरिजन में 4d और 5d वालों का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। It is an important factor indicating for the occurrence of much more frequent metal-metal bonding। यानी कहने का मतलब क्या है कि 4d और 5d के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंट, मतलब बहुत तेजी से, बहुत कैजुअली, बहुत नॉर्मली मेटल मेटल बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग के कारण अगर हम बात करते हैं तो 4d और 5d का जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है वो 3d से क्या आता है, ज्यादा आता है। और वहीं जिंदगी कबाड़ा हो गई में भी देखिएगा हो गई का सबसे कम आता है। यानी कि Zn अगर हमने ले लिया, Cd ले लिया और Hg ले लिया, तो Hg कैसा होता है, लिक्विड होता है, पहले ही बताया।
तो इसका तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और कम होगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया, लिक्विड मेटल है, सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ गया, इसी वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, ये बड़े दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, मतलब एटमाइज करना बड़ा आसान। तो Zn Cd Hg में Zn का सबसे ज्यादा, देन Cd का, देन Hg का। यहाँ के बाद एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बाद अगर हम आपसे बात करते हैं, तो अब आती है बात डेंसिटी की। डेंसिटी आप देखिए एनसीईआरटी के अंदर स्कैंडियम का कितना दिया, 3.43, देन 4.1, देन 6.07, देन 7.19, देन 7.21, then 7.8, then 7.8.7, then 8.9, then 8.9, अचानक से डिक्रीज कर गया, अचानक से। तो याद रखिएगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो सिंपल सी बात है, मास बढ़ेगा तो ऑब्वियस है डेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन यहां पे अक्सर हम याद कर लेते हैं कि स्कैंडियम से लेके ओवरऑल जिंक तक डेंसिटी बढ़ती है, नहीं भाई, जिंक कहां आ जाएगा, जिंक आ जाएगा वी और सीआर के बीच में आ जाएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि जिंक कहां आ जाएगा, तो जिंक आ जाता है वी और सीआर के बीच में, तो इसको कट मारना है यहाँ पे। डेंसिटी लेफ्ट टू राइट जाने पे नो डाउट बढ़ रही है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो रही है, लेकिन कहां तक इंक्रीज हो रही है, कॉपर तक इंक्रीज हो रही है। अगर हम बात करें Zn के अंदर डेंसिटी क्या कर जाएगी, तो अचानक से डिक्रीज कर जाएगी। तो याद रखिएगा Zn कहां आएगा, तो Zn आएगा आपका किसके किसके बीच में, वेनेडियम और क्रोमियम के बीच में आएगा। किसके किसके बीच में आएगा, वेनेडियम और क्रोमियम। यानी कि अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो देखना जरा गौर से, मतलब वही, अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो यहाँ पे देखना Zn, ठीक है। यहाँ पे अगर हम तुमसे बात करें तो हमने बेसिकली, अगर हम तुमसे बात करें तो कौन कौन सी अपनी प्रॉपर्टी कर ली, फॉर्मेशन, अच्छा ये तो हो ही गया था, इसके बाद से ये आया ना, हाँ। अगर हम तुमसे बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, एटॉमिक साइज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, डेंसिटी, नाउ द पॉइंट्स कम एसआर आईपी। आईपी के अगर, हाँ, जनरली अगर हम, अब ये डेंसिटी कम है ये तो हम कैसे बताएं, वॉल्यूम और मास दोनों पे डिपेंड करता है। पेयरिंग पूरी है, बॉन्डिंग कर नहीं रहा है, तो बॉन्डिंग कर नहीं रहा है तो ओवरऑल क्या देखने को मिलेगा, डी इलेक्ट्रॉन पूरे भरे पड़े हैं, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर है, वॉल्यूम जितना बढ़ना चाहिए था उतना है नहीं, लेकिन मास बढ़ रहा है, तो डेंसिटी तो बढ़ेगी, लेकिन उतना नहीं बढ़ पाएगी कंपेयर टू अदर के। समझ रहा हूं मेरी बात को। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, अब एक रीजन एनसीईआरटी लिख के दे, अपने मन से थोड़ी मैं कोई रीजन आपको दे दूंगा कि जिंक इसलिए वो होता है, बहुत सारे फैक्टर हैं। एक तो फुलफिल्ड है, दूसरी चीज है कि उतनी फ्रीक्वेंट बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, तीसरी चीज ये है कि मास बढ़ रहा है लेकिन कॉन्ट्रेक्शन की वजह से वॉल्यूम घट रहा है। समझ रहा हूं मेरी बात को। तो ओवरऑल सारे रीजन मिला के अगर हम बात करें, डेंसिटी बढ़ेगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती हुई नजर आती है, ठीक है। यहां पे देखो जरा गौर से, अब हम आ जाते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में वैसे तो मैं सारी चीजें करा चुका था, क्लास में करा चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी के डेटा में देखें, 631, 656, 650। पहली चीज तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। याद रखने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, कैसे बताया था याद रखने का, वो सुन लो। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, फीस कोई नहीं कुछ जाने। मैंने क्या बोला था, 2 कदम पर टी, 2 कदम पर कॉफी, बस खत्म। क्या बोला मैंने, 2 कदम पर टी, मतलब टी का कितना 656 है, क्रोमियम से आगे आ गया। देखो यहाँ पे ढंग से देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, 2 कदम पर टी, अरे यार कलर चेंज करना था, एक मिनट, क्या बोला था, 2 कदम पर टी, ये दिख भी नहीं करेगा ना ये, हाँ, 2 कदम पर टी, ठीक है। तो यानी कि 656 है, 650, 653, 656, ठीक है। यानी किसका आ गया बोलो जल्दी, टाइटेनियम का जाते आ गया। यानी ऑर्डर ही लिख देता हूं यहाँ पे, एक बार ही सुन लेना ऑर्डर। आईपी के केस में अगर मैं तुमसे बात करूं तो आईपी के केस में ऑर्डर क्या हो जाएगा, साइंस, देन कौन हो गया 650 वेनेडियम, देन कौन हो गया क्रोमियम, अचानक से पिक्चर के अंदर लॉन्च कौन हो गया, तो टाइटेनियम। 2 कदम पर टी, 2 कदम पर कॉफी। आगे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो आगे कौन आ गया, एमएन आ गया। एमएन के बाद मैंने क्या बोला था, कॉफी, 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 पी को नहीं, कॉफी। कॉफी मतलब कोबाल्ट पहले आएगा 758 और एफई बाद में जाएगा 762। तो याद रखिएगा यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा कॉफी वाले में, तो ये क्या हो गया, एनआई। एनआई का कितना दिया हुआ है बताना जरा, एनआई का 736। एनआई का कितना दिया हुआ है, 736। कॉपर का कितना दिया हुआ है, 745। लेकिन अब बताओ कोबाल्ट का कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बताना जरा,
758, तो यहाँ पे कौन हो गया कॉ, उसके बाद से कौन हो जाएगा, बोलो जल्दी, तो ये कौन हो गया फी, कौन हो गया फी, और लास्ट में कौन आ गया Zn। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे सिंपल यही बोला था, 2 कदम पर टी और 2 कदम पर कॉफी, समझ रहे हो, बस यही ऑर्डर होता है, कुछ नहीं करना है। IP1 का ऑर्डर पूछे तो सिंपल, इनकी रीजनिंग जो थी इनका देखो। और दूसरा मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं, एक तो यहां प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपको, समझ रहे हो मेरी बात को, एक यहां प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी यहां पे। अब ये दोनों प्रॉब्लम आप पीरियोडिक टेबल खोलेंगे, उसके अंदर मैंने करा रखा है, ठीक है, कि रीजन क्या होता है, तो फुलफिल्ड कन्फ्यूग्रेशन क्या क्या पंगा है उनके अंदर, ये सारी बातें उधर कराई हुई है कि कॉपर +1 जिंक +1 क्या होता है। तो 5 सवाल कराए थे, वो पांचों सवाल यही के आईपी से रिलेटेड थे। तो आईपी में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक तो पहला आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए, दूसरा ये जो डिफरेंसेस हैं ये पता होने चाहिए, और ये सब कॉपी के अंदर आईपी खोलना पीरियोडिक टेबल का नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा नोट्स है, उस नोट्स में जाके देखना, आईपी खोलना, आपको पूरा सवाल बहुत सुसंगठित सुव्यवस्थित रूप से एकदम वहां पे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आईपी के बाद अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,